हम लोग ये मान के चलते थे कि जहाँ बाढ़ नहीं आ सकती और जहाँ भूकंप नहीं आ सकता वहाँ तीसरा कोई खतरा होता नहीं दुनिया में। पर किसी ने नहीं सोचा था कि हवा भी एक खतरा है। शंकर दयाल शर्मा भी उसी में पढ़े जिसमें मैं पढ़ा। ये कर थे, पर वो एक बहुत पुराना स्कूल था। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि विधाएं भी आपको चुन लेती हैं। आखिरकार हिंदी की कविता या भारतीय कविता की अपनी कोई अलग पहचान है या नहीं है? हिंदी साहित्य में अगर कोई सबसे ज़्यादा आंदोलन का कोई पीरियड है तो वो 60s का पीरियड है, और वो जब एंड होता है तो नक्सल मूवमेंट से एंड होता है। धरातल नाम की एक मैगज़ीन निकली हुई है, उन्हीं नवल जी ने निकाली, जिसमें हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया एक तरह से। प्रोज़ के लिए आपको बहुत बैठना पड़ता है, मतलब मेरी आदत में नहीं है कि मैं 15-20 मिनट एक जगह बैठा रहूं। श्रीकांत वर्मा पे जो आरोप लगा वो यही लगा कि वो सिर्फ निगेशन में नहीं गए, टोटल निगेशन में चले गए। जब तानाशाही सप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो चुटकुले बहुत तेज़ी से पैदा होंगे, और वो चुटकुले सत्ता के विरुद्ध होंगे। वाक्य लिखने की तमीज जैसे कहते हैं, वो गद्य देता है, वो कविता नहीं देती है। नवीन सागर थोड़े से अराजक थे, थोड़े से क्या काफ़ी अराजक थे, और नवीन सागर में ऐसी कोई कैरियर जैसी टेंडेंसी कभी थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब आज तक जितने तुमने पैसे दिया ये सब हिसाब पूरा हो गया, ये शेर हम मुशायरे में पढ़ देंगे तुम्हारे नाम से। तो हमने कहा कि ठीक है। हम लोग थोड़ी छलांगें ज़्यादा लगाते हैं, हम लोग थोड़े खरगोश प्रजाति के लोग हैं, वो थोड़ा कछुआ प्रजाति। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे कवि हैं जो कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की सबसे भयावह पंक्ति है ये, जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद अधूरी कविताओं की है। जो कहते हैं कि चीज़ों का हूबहू दिखना कविता में मुझे पसंद नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा फटा पुराना जूता भी वहाँ दिखे पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह। हो सकता है मैंने पंक्ति या शब्द इधर उधर किए हों, लेकिन भाव उनका यही है कि वो हर तरह की, हर रंग की कविताएं लिखते हैं। और अगर आप भोपाल में हैं और कवि राजेश जोशी से ना मिले तो आपका भोपाल आना लगभग बेकार है। तो मेरे साथ में संगत में आज कवि राजेश जोशी। बहुत स्वागत है सर संगत में। जैसे मैंने कहा कि आपने एक बार कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद अधूरी कविताओं की है। कितनी अभी और कविताएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं आपके पास? बहुत सारी, मतलब कुछ तो होता है बीच बीच में, आपको गुस्सा आता है तो कुछ फाड़ के भी फेंक देते हैं, पर उसके बावजूद इतनी कविताएं होती हैं जो अक्सर 2-3 पंक्तियां आपने लिखी और या डायरी में आपने नोट कर ली, और अगर नहीं की रात में तो ऐसा होता है कि आपकी सुबह वो कविता गायब हो जाती है। इसलिए लास्ट डेज में रघुवीर साय, एक बहुत ही दिलचस्प था, रघुवीर साय ने मुझे बताया कि वो अंतिम दिनों में अपने तकिए के नीचे एक बहुत छोटी सी डायरी और एक पेंसिल रखा करते थे। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? तो बोले अरे यार वो पंक्ति गायब हो जाती है। तो मैंने कहा हाँ, हम सब की ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है, हम सब के साथ होता है, मतलब हर एक आदमी के साथ होता होगा। तो वो भी बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ आपके पास लिखी हुई होती हैं जब बहुत ज़्यादा कहीं से प्रेशर होता है आप पे कविता का, तो आप फिर उनको पलटते हैं। तो रघुवीर साहब तो चलिए तकिए के नीचे पेंसिल और कॉपी रख लेते थे। आपकी कभी पंक्ति अगर गायब होती है, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, यानी मतलब आप जो कविता आपसे अगर यानी आपने मिस कर दी है और वो आपसे कुट्टी करके चली गई है, आपसे छुट्टी ले ली है उसने, तो वो कब किस मूड में दोबारा आएगी इसे कहना लगभग असंभव है। क्योंकि दिमाग से कौन सी चीज़ कब गायब हो जाएगी, बहुत ही मेमोरी बॉक्स एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, यानी मनुष्य का जो मेमोरी बॉक्स है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि मेमोरी बॉक्स जो है वो उसको पे आप कोई ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरीके से याद आ जाएगी। चलिए एक मेमोरी बॉक्स की पे भरोसा कर सकते हैं, वो है आपका बचपन, है ना? तो मैं उसकी तरफ आपको लिए चलता हूँ। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश की आपकी पैदाइश है। नरसिंहगढ़ के बारे में कुछ बताएं।
और भोपाल जहां आप पैदा होने के बाद से लेकर और आज तक रह रहे हैं, किस तरह की बचपन की यादें हैं? थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। नरसिंहगढ़ एक बहुत ही भोपाल से पास में लगभग 85 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ही छोटा कस्बा है। बरसों बरस तक उसमें कोई भी चेंज नहीं होता था। मेरे नाना डॉक्टर थे और वो उस ज़माने में LMP वगैरह जैसे डॉक्टर होते थे, तो उस तरह के डॉक्टर थे और उनकी बड़ी गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो हम लोग यानी अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होता था, जब तक वो नरसिंहगढ़ में रहते थे, तो हम लोग नरसिंहगढ़ जाते थे। नरसिंहगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि वो चारों तरफ विंध्याचल से घिरा हुआ है। बिल्कुल। और जब बारिश होती है, ख़ास तौर से बारिश के बाद अगर आप नरसिंहगढ़ को देखें, इसीलिए कहा जाता था कि वो इस एरिया का यानी इस इलाके का कश्मीर कहा जाता था उसे। हालांकि वो गर्म काफ़ी है पर फिर भी कश्मीर कहा जाता था, इसलिए गर्म कश्मीर। हाँ, गर्म कश्मीर तो ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली बारिश के बाद चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। हाँ। और वो उस पे से पानी बहना शुरू होता है, तो चारों तरफ झरने बहते हैं। तो एक तो ये बहुत ही दिलचस्प होता है कि चारों तरफ जिधर आप जाएंगे उधर पहाड़ बह रहे हैं, पहाड़ पे झरने बह रहे हैं। ये बहुत सुंदर वहाँ पे है। और वो पहाड़ी, इसलिए नरसिंहगढ़ में जब घूमते हैं तो जनरली पहाड़ से पहाड़ होते हुए ऐसे घूमते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो नरसिंहगढ़ में रही हैं, तो हम लोगों की आदत रही है बचपन में कि अक्सर सड़कों पे नहीं चलते थे, यानी मतलब सड़कों पे चलना हम लोगों की दिलचस्पी में नहीं था। बेसिकली हम लोग पहाड़ से पहाड़ चलते थे मतलब तो एक तो ये बहुत अच्छा है। फिर उसमें कई बहुत दिलचस्प बातें ये थी कि जैसे वहाँ पे सीताफल बहुत अच्छा होता है, जिसे शरीफा कहते हैं। शरीफा, तो शरीफा बहुत अच्छा होता है, आम बहुत होता है। तो मेरी नानी जो थी, तो वो वहाँ ऐसे नहीं ख़रीदा जाता जैसे अपने यहाँ तोल के ख़रीदा जाता है, ऐसे नहीं ख़रीदा जाता। डलियाँ आती हैं, डलियाँ लेके आते हैं सुबह से लोग, स्त्रियाँ, और तो डलियाँ ठहराई जाती हैं कि कैसे दिया, तो उन्होंने कहा ये डलिया इतने रुपए की है। तो थोड़ा सा वो किया, भाव किया और डलिया रखवा ली। तो इस तरह से आम वैसे नहीं खाया जाता था कि आपको काट कूट के आम दिया जाए, चुसनी आम वैसे खाया भी नहीं जाता। तो एक बाल्टी में पानी भर के उसमें सारे आम डाल दिए जाते थे। फिर हम सब बच्चे जो, यानी 5 भाई हम थे जो, और 5 भाई और मौसेरे जो थे, तो सब गर्मी की छुट्टियों में वहाँ इकट्ठे होते थे नानी के यहाँ। तो बस उनके बीच में वो बाल्टी रख दी जाती थी कि जब तक खाना है आम खाते रहो टाइप होता था। तो आप पैदा नरसिंहगढ़ में हुए? हाँ। और फिर आते जाते रहे और सारा टाइम भोपाल में रहे? जस्ट पैदा हुआ और थोड़े महीनों बाद, यानी जब माँ ठीक ठाक हुई होंगी तो उसके बाद तो भोपाल आ गई, क्योंकि हमारे सारा घर जो है पिछले 5 पुश्तों से हम लोग भोपाल में ही रहे। क्योंकि भोपाल जो था वो एक अलग स्टेट था और हम आए थे सिरोंज से। सिरोंज अब तो मतलब इतना पास है कि आपको लगेगा कि ये भोपाल से बाहर कैसे रहा होगा, पर वो भोपाल में नहीं, यानी मतलब मध्य प्रदेश में भी नहीं था, वो टोंक रियासत में था, राजस्थान के में माना जाता था। तो टोंक एक छोटी सी रियासत है, तो टोंक में आता था सिरोंज। तो वहाँ से मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो थे वो आ गए थे भोपाल में, जब पहली बेगम कुदसिया बेगम 19वीं सदी में भोपाल। एक दिलचस्प इस मामले में भी भोपाल एक दिलचस्प जगह है कि शुरू के 2 नवाबों के बाद भोपाल की गद्दी जो है 4 बेगमों तक सिर्फ स्त्रियों के हाथ में रही, उसमें पुरुष नवाब नहीं रहे। कुदसिया बेगम रही और सुल्तान जहाँ बेगम रही, और उसके बाद शाहजहाँ बेगम रही और सिकंदर जहाँ बेगम रही,
कुदसिया बेगम के बाद। तो इस तरह 4 इस पीढ़ियों तक यहाँ पे बेगमें रहीं। तो पहली बेगम जो थी कुदसिया बेगम, जिसे कहा जाता था, बड़ी सरकार कहा जाता था उन्हें, यानी पहली वो थी तो बड़ी सरकार थी। तो उस ज़माने में मेरे जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे वो सिरोंज से यहाँ। तो तब से यानी आपकी जड़ें जो हैं वो टोंक में हैं। हाँ, यूँ राजस्थान में है, ऐसे कह सकते हैं। और वहाँ से आप मध्य प्रदेश सिरोंज, और सिरोंज से फिर अब भोपाल। इन सब के बीच में क्या परिवार में कहीं पर साहित्य के प्रति कोई लगाव भी था? माँ, पिता, दादा, नानी के यहाँ? हाँ, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्हें कई ज़बानें आती थी, और यानी उर्दू, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी। तो एक कोश बनवाया था नवाब साहब ने, जो 3-4 लैंग्वेजेस में बना था। तो उसमें हर लैंग्वेज से कुछ लोग रखे गए थे। तो उसमें मेरे ग्रैंडफादर एक थे जो उर्दू से संस्कृत में कैसे। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम था प्रेम नारायण जोशी। फिर मेरे फादर जो थे वो लेखक थे। उन्होंने थोड़े से दिन तक कविताएं लिखी। उसके बाद क्योंकि वो मेरे यानी ग्रैंडफादर के इकलौते थे, कहना चाहिए कि उनके 2 ही बच्चे थे, एक मेरी बुआ और एक पिता। और ये फ्रीडम मूवमेंट का टाइम था। तो मेरे ग्रैंडफादर 2 चीज़ों से बहुत डरते थे। मैं कि इकलौता लड़का है और हो सकता है कि ये किसी दिन फ्रीडम मूवमेंट में चला जाए, और ये भी हो सकता है कि ये किसी दिन कविता लिखने लगे। तो ये दोनों चीज़ों से वो काफ़ी डरते थे कि वो नहीं चाहते थे कि कोई कवि बन जाए। कवि होना बड़ा ख़तरनाक माना जाता था उस समय में। हाँ, उस समय में। तो इसलिए कवि उन्हें एक तो इस बात पे रोक लगाई कि आप कोई फ्रीडम मूवमेंट में या किसी भी मूवमेंट में नहीं जाएंगे और आप किसी भी तरह से कविता नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने फिर कविता लिखना छोड़ दिया और लेख लिखने लगे। तो ज़िंदगी भर लिखते रहे। उन्हें बहुत सारी, क्योंकि वो संस्कृत के आदमी थे बुनियादी रूप से, और हिंदी भी, खैर संस्कृत, हिंदी और उर्दू, क्योंकि स्टेट लैंग्वेज थी तो उर्दू के तो जानकार। तो कह सकते हैं कि जो लेखन का संस्कार है वो तो घर से ही मिला आपको। हाँ। कैसे थे बचपन में राजेश जी आप? कैसे, मतलब क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा आप एक बार कहीं भाग गए थे, हवा महल की छत पे सोते रहे, सब लोग ढूंढ रहे थे आपको। कोई किस्सा था ऐसा? मेरी बहन की शादी हुई। हाँ। तब मैं 5 या 6 साल का था। ये 51 की बात है। 50-51 की बात है। तो पहले शादियों के लिए शादी घर वगैरह तो होते नहीं थे, ऐसे ही स्कूल होते थे और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो भोपाल में ज़्यादातर ये स्कूल महलों में थे, जो पुराने महल खाली हुए नवाबों के ज़माने के, उनमें स्कूल बने। तो हवा महल एक महल था, बहुत ही खूबसूरत, अब ज़मींदोज़ हो चुका है। हमीदिया हॉस्पिटल के पास एक स्कूल हुआ करता, यानी एक महल हुआ करता था, उसका नाम हवा महल था। पर उसमें जो स्कूल खोला गया उसका नाम बिरजीसिया मिडिल स्कूल था। शंकर दयाल शर्मा भी उसी में पढ़े जिसमें मैं पढ़ा। ये गलगा थे। पर वो एक बहुत पुराना स्कूल। ये होता है कभी। हाँ। ये नहीं बोला कि मैं उस स्कूल में पढ़ा जहाँ शंकर दयाल शर्मा पढ़े। ये बोला गया कि शंकर दयाल शर्मा वहाँ पढ़े जहाँ मैं पढ़ा। तो इस तरह से था। तो वहाँ शादी के समय वो लिया गया। काफ़ी सारे लोग, जैसे पहले बारातें आती थीं, तो बारात आई होगी और उसमें बहुत सारे लोग आए होंगे। मैं छोटा था तो छत पे कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, उसमें मैं वहीं फर्श पे सो गया, गद्दे वद्दे बिछे होंगे तो। और जब बारात वहाँ से रवाना हुई और घर की तरफ गई होगी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक बच्चा भी सो रहा है। जब मैं उठा तब मुझे लगा चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुकी थी और मैं अकेला था। और इतने बड़े महल में, मतलब भुता महल लग रहा है वो, उसमें आप अकेले हैं और मतलब बहुत ही छोटे हैं।
तो बहुत इस बात से मैं काफ़ी डरा और मैं खैर किसी तरीके से डरते डरते नीचे आया और बड़ी मुश्किल से मैंने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे जैसे महलों के दरवाजे होते थे, उस दरवाजे में एक छोटा दरवाज़ा और होता था, तो उसकी सांकल मैंने बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ के खोली और मैं बाहर कूदा और फिर घर की तरफ चला। घर देखा हुआ था क्योंकि सब आसपास था, तो बहुत दूर नहीं था। तो इस तरह से हुआ। तो मुझे शुरू से बड़ा इस यानी मैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये रहा कि बंद दरवाजे कितने भयानक होते हैं। बंद दरवाजे बहुत ही भयानक चीज़ है, तो इसलिए मेरे को हमेशा दरवाज़ों से बड़ा डर लगता है। अभी भी? अब तो थोड़ा नहीं, हाँ। पर एक लंबे समय तक मुझे दरवाज़ों से ये लगता था कि मैं किसी दरवाजे में बंद हो गया हूँ। तो ऐसे सपने आना जैसे होता है, बचपन के सपने जो होते, तो उसमें अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे आप कुछ बंद दरवाजों के। बनना क्या चाहते थे? जाहिर है कवि तो बनना नहीं चाहते थे। नहीं, कतई नहीं। मैं तो यूँ भी साइंस का स्टूडेंट था और बहुत लंबे समय तक यानी मुझे ये लगता था कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। और हमारे एक पेंटर होते थे भोपाल में, जो बाद में यहाँ गर्ल्स कॉलेज में फाइन आर्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मिस्टर सुशील पाल। तो सुशील पाल मेरे पिता के दोस्त थे और उन्होंने पिता के कुछ स्केचेस भी बनाए थे। तो सुशील पाल ने देखा कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि जे आर्ट के 2 एग्ज़ाम होते थे, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होते थे, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ये कल पास कर लो, तुम्हारी तो ड्राइंग अच्छी है और तुम्हें एलिमेंट्री में बैठने की ज़रूरत नहीं, सीधे इंटर में बैठो। तो मैं यूँ तो 10वीं में पढ़ रहा था, पर मैं बैठा इंटर में, वो पेंटिंग के यानी जे आर्ट से मैंने इंटर किया। और वो तो मुझे लगता था बहुत दिन तक कि मुझे अगर कुछ बनना है तो पेंटर बनना है, और नहीं तो बाकी तो साइंस पढ़ ही रहे थे। पुराने घरों में होता था कि कुल मिला के आपके पास 2-3-4 चॉइस होती थी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है वगैरह टाइप होती थी। तो साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में जाना है आगे, तो साइंस पढ़ रहे थे, इसलिए भी बायोलॉजी के स्टूडेंट थे। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की ड्राइंग यूँ भी अच्छी होती। तो ज़मीन तैयार हो रही थी साइंसकार और चित्रकार बनने की। उस पर कवि का अंकुरण कैसे हो गया? हुआ यह कि भोपाल में हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी, एक सामान्य मिडिल क्लास, और बहुत सारे भाई थे, सब पढ़ रहे थे। पिता अकेले उनकी तनख्वाह थी, तो और छोटी मोटी नौकरियों से आए थे। और भोपाल जब यानी जब डिवीज़न हो गया, अंग्रेज चले गए, तो ये जो बेरागढ़ है जो भोपाल से लगा हुआ, तो ये अंग्रेज़ों की बैरक्स थी बेसिकली, जहाँ कैदी रखे जाते थे और अंग्रेज रहते थे। तो बहुत सारा सामान होता था, अंग्रेज़ों के बंगले थे, तो उन्हें डिस्पोजल ऑफिसर बनाया गया। और डिस्पोजल ऑफिसर बनाया गया तो ये होता था कि ये सब सामान, क्योंकि अंग्रेज जा चुके थे, अंग्रेज चले गए थे, तो वो सारा सामान कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे बेचा जाए, कैसे दिया जाए लोगों को। उससे फिर जब वो ख़त्म हो गया, वो डिस्पोजल का काम ख़त्म हो गया, तो फिर वो ट्रेजरी में आ गए। और तो इस तरह से बहुत ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोगों को ड्राइंग के लिए बड़ौदा या शांति निकेतन भेज दिया जाए, इस लायक स्थिति में नहीं थे। और भोपाल के किसी भी कॉलेज में फाइन आर्ट नहीं था, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज एक अकेला ऐसा कॉलेज था जिसमें फाइन आर्ट्स की होता था, जहाँ मैं जा नहीं सकता था। तो कुल मिला के मैं फाइन आर्ट में नहीं जा पाया। और जैसा हर लड़का बचपन में कुछ कुछ तुकबंदियाँ लिखता है, कविताएं लिखता है। शुरू तो आप कविताओं से ही करते हैं, तो कुछ कुछ था। और उसी बीच में ये हुआ कि एक उस समय के बहुत ही चर्चित कवि होते थे जो नक्सल मूवमेंट से आए थे, वेणुगोपाल। और वेणुगोपाल को हम लोग नहीं जानते थे। वो हुआ ये कि वो कागज नगर में, हैदराबाद में के पास एक जगह थी जहाँ वो सर्विस करते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे।
वहाँ कुछ मूर्तियाँ तोड़ी गई, तो बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई नक्सल मामले में, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, गिरफ्तारी हुई तो हिंदी साहित्य में हंगामा मच गया कि कोई हिंदी का कवि गिरफ्तार हो गया, मतलब इस बात से बहुत ही हंगामा हो गया। तो जगह जगह वो उनकी कविताएं छापी गई और उनके बारे में छापा गया और बहुतों को प्रभावित किया, बहुतों को। तो वो तो पूरा पीरियड सोचिए ना, 70-80 का। तो हम लोग पढ़ रहे थे, MSc में थे हमें, तो मेरे एक मित्र होते थे ब्रजमोहन गुप्ता, बाद में वो आकाशवाणी में थे और उनने साइंस पे बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे। राजेंद्र माथुर जो थे नवभारत टाइम्स में, उनने उनसे बहुत सारे साइंस पे बहुत अच्छे आर्टिकल लिखवाए। तो ब्रजमोहन और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हम लोगों ने मिलके युवा संसार नाम का एक अखबार भी निकाला था। तो उन्होंने कहा यार एक वो वेणुगोपाल नाम का कोई कवि आया है और वो गिरफ्तार वगैरह भी हुआ है और ऐसा है, उससे मिलने चलते हैं, उसको सुनने चलते हैं। उनका कविता पाठ रखा गया था TT नगर में। प्रभाकर श्रोत्री एक संस्था चलाते थे, चलो ऐसे ही फ्री रहते थे। तो खैर वो सुना के आए और उनसे थोड़ी सी पहचान हुई, थोड़ी सी दोस्ती हुई। तो मैं क्योंकि अलग एक कमरे में रहता था, तो फिर वो मेरे साथ ही रहने लगे। फिर उनकी सोहबत में, जैसा आदमी सोहबत में बिगड़ता भी है, तो धीरे धीरे ये हुआ कि चलो कविता ही लिखो, अब कुछ बाकी तो कुछ हो नहीं रहा। तो कविता लिखने लगे, ऐसा कुछ हुआ। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि विधाएं भी आपको चुन लेती हैं, कला की जो विधाएं हैं। या ये भी तो हो सकता है कहानी अतिरिक्त श्रम मांगती है, जैसा आपने एक जगह मैंने स्टार्ट कहानी से किया। क्योंकि एक अशोक आत्रे जयपुर में हैं, अभी हैं, और मुझसे थोड़े सी बड़े हैं। वो यहाँ एक नौकरी में आ गए, वो हिंदुस्तान समाचार करके एक एजेंसी होती थी समाचारों की, पहले टेलीप्रिंटर वगैरह होते थे ना, उसमें आ गए थे। तो उनसे मेरी हो गई दोस्ती किसी तरीके से। तो वो कहानीकार थे बुनियादी रूप से। संघ से प्रभावित एजेंसी है? संघ से प्रभावित एजेंसी है। अब तो उस समय भी संघ से ही प्रभावित थी, RSS से या उससे वो थी, पर वो उस तरह के आदमी नहीं थे, वो तो काफ़ी अराजक टाइप आदमी थे। अशोक आत्रे जो थे, उनका संघ वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। तो वो बहुत अच्छे, हम लोगों की में बहुत एक तरह की ऐसी दोस्ती थी हो गई कि हम लोग रात भर पटियों पे बैठे रहते थे, जैसा कि भोपाल की परंपरा है पटियों पे बैठने की। तो पटियों पे बैठे रहे और गप्पे लगा रहे। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे पास बड़े एक्सपीरियंस है, तुम कहानी क्यों नहीं लिखते? तो हमने कहा हमने लिखी तो नहीं है आज तक कहानी वानी, तो पर देखते कुछ करके देखते। तो खैर हम लोगों ने कहानी से शुरू किया। मैंने लगा कि ये बहुत मतलब लेबोरियस काम है, मतलब प्रोज के लिए आपको बहुत बैठना पड़ता है। मतलब मेरी आदत में नहीं है कि मैं 15-20 मिनट एक जगह बैठा रहूं। मतलब मुझे 15-20 मिनट के बाद थोड़ी बेचैनी होने लगती है कि क्यों बैठा हूं मैं, मतलब इतनी देर से। तो मैं पढ़ते समय भी, जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज वालेज में, तो तब भी मैं थोड़ी देर पढ़ता था और फिर उठ के भाग लेता था। तो ये एक आदत थी कि बहुत देर नहीं बैठना है, बहुत देर। तो कहानी लिखने में मुझे लगा कि ये विधा अपने लायक नहीं है। मतलब ये मैसेज ये जा रहा है कि कविता बहुत हल्का काम है। जैसे नहीं, हल्का काम नहीं है, या कविता के कविता में सिटिंग नहीं मांगता। यानी हालांकि लंबी कविता लिख रहे हैं, अब आप मुक्ति बोध की तरह कविता लिख रहे हैं, तो आप मतलब वो कहानी लिखने से भी ज़्यादा कठिन होगा कुछ दुनिया में। पर ये था कि जैसे कविता आपके दिमाग में चल रही है, तो आप घूम सकते हैं उसमें, यानी ये आपको सहूलियत देती हो। प्रोज ये सहूलियत नहीं देता है। प्रोज के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा कलम लेके, और अब तो ठीक है कंप्यूटर आ गया, पर टेबल पे बैठना ही पड़ेगा और लिखने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो दिक्कत होती है। मतलब प्रोज में आपको एक कांस्टेंट सिटिंग, एक कांस्टेंट वो चाहिए, जो कविता को वैसा नहीं चाहिए। लिखने के लिए बैठना तो पड़ेगा, कुछ भी लिखें, पर
शायद ऐसा लगा होगा कि ये कहानी जो है इसमें बहुत दिक्कत है। हालांकि उसके बाद भी कहानियाँ लिखी हैं, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, आलोचना भी लिखी है, तो आपने लिखा ही है। लेकिन जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि सिटिंग मांगता है प्रोज, 75 के आसपास संभवतः आपकी एक लंबी कविता आती है समर गाथा नाम की। हाँ, मैंने तो वो तो जाहिर सी बात है सिटिंग मांगी होगी उसने। तो वही हुआ, शुरुआती कविता है वो, बिल्कुल ग्रीक एक माइथोलॉजी है गोल्डन फ्लीस करके। तो गोल्डन फ्लीस को पढ़ा जैसी तो मुझे लगा कि इस पे मैं तो वो एक लंबी कविता हुई, पहले थोड़ी बड़ी हुई, फिर लोगों ने कहा कुछ कुछ और जुड़ता गया, उसमें बहुत उभरती गई, लगभग 40 पेज की हो गई वो। तो 40 पेज की कविता हो गई, और दोस्त जो थे वो अच्छी खासी बदमाशियों पे तुले हुए थे, और वो हर बार ये उनको लगता था कि इसे थोड़ा सा तंग करना है। तो कहते थे नहीं यार, यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, तुम थोड़ा सा एक बार और काम करो। तो उस ज़माने में तो टाइपराइटर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो आपको पूरा फेयर करना पड़ता था। अब 40 पेज आप कई बार फेयर करेंगे तो आपका क्या होगा, यानी मतलब आपकी क्या स्थिति बनेगी। यानी इतना मैं पच गया 10-12 बार उसको फेयर करने में कि मैंने एक दिन कहा कि अच्छा अब इसमें एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा, जो कुछ होना है। उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया। छपने में दिक्कत आई? नहीं, छपने में दिक्कत नहीं आई। एक्चुअली पहल की शुरुआत हुई थी, पहल बड़ी पत्रिका थी ज्ञानरंजन की, तो पहल ने कहा कि हम इसे अलग से बुकलेट की तरह छापेंगे, और वही हुआ कि वो बुकलेट की तरह छपी एक अलग। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद ये लिखी जा रही थी, उस समय इमरजेंसी भी चल रही थी, उसमें इमरजेंसी के रेफरेंसेस भी आते हैं, मोहभंग भी हो रहा था, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हो रही थी, और उस के बीच में ही वो लिखी जा रही थी। तो वो लगभग 77 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और पहल का निकलना तो पहले शुरू हो गया था, 72-73 में शुरू हो गया था, तो उन्होंने कहा कि इसे हम छापते हैं, तो फिर वो बुकलेट की तरह अलग से छपी। राजेश जी, इसके बाद 3 साल बाद 80 में आपका आता है पहला कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़। इस नाम से कविता संग्रह आता है, और इसके ही 5 साल बाद एक और कविता संग्रह आता है आपका, दूसरा कविता संग्रह मिट्टी का चेहरा। इन दोनों के बीच में 85 और 80 के बीच का दौर में कई घटनाएं देश में हो जाती हैं। उन घटनाओं ने किस तरह से आपको प्रभावित किया? एक्चुअली भोपाल के लिए सबसे भयानक घटना तो जो थी वो गैस कांड थी 84 के आसपास। और उसी टाइम उससे पहले कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री का भी वो हो गया था। हाँ, हो गया था। इंदिरा जी को मारा जा चुका था, और उसके जो असर थे, उसके बाद के जो दंगे थे और सब चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें उस समय थी और जो भयानक लगती थी। और फिर 84 में जब भोपाल में गैस कांड, भोपाल के साथ ये अजीब सा था कि हम लोग बड़े गर्व के साथ कहा करते थे, जो ठेठ भोपाली जैसे होते, कि भोपाल में एक भूकंप नहीं आता, और भोपाल में कभी कोई नदी नहीं है, तो भोपाल में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, तो इसलिए भोपाल को कोई खतरा है ही नहीं। मतलब हम लोग ये मान के चलते थे कि जहाँ बाढ़ नहीं आ सकती और जहाँ भूकंप नहीं आ सकता, वहाँ तीसरा कोई खतरा होता नहीं दुनिया में। पर किसी ने नहीं सोचा था कि हवा भी एक खतरा है। मतलब हवा भी इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक हुई, और एक रात में 2,500-3 हज़ार लोग मारे गए। तो वो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी जिसने सबसे ज़्यादा हम लोगों को विचलित किया, हम लोगों को बहुत तंग किया, जैसे कहना चाहिए। उस पर बहुत सारी कविताएं भी हैं, उस मिट्टी का चेहरा में बिल्कुल है। भोपाल पर पूरी एक सीरीज़ है, और उससे पहले भी एक है मैं उड़ जाऊंगा करके। तो ये एक पूरा जो 80 के बाद का जो एक दृश्य है, 80 से 85 के बीच का जो दृश्य है, वो बहुत ही घटनाओं से भरा हुआ। और 80 में जो संग्रह आया और जो 85 में संग्रह आया, उसमें अंतर भी साफ देखा जा सकता है। बहुत ही साफ है। इतना
यानी उसमें जिस तरह के हॉरर्स हैं जो 85 के संग्रह मिट्टी के चेहरा में, वैसे 80 के संग्रह में बिल्कुल नहीं है। 80 के उसमें बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस थे लेबर्स को लेके, और बिजली सुधारने वाली जैसी कविता थी उसमें। तो उस तरह की चीज़ें थी। हम लोग ऐसा नहीं मान के चलते थे कि हम लोग एक दिन ऐसा भयानक दृश्य देखेंगे, पर वो हुआ, और वो इतनी रात को हुआ, यानी रात को 12 बजे के बाद ये सारा कुछ घटित हुआ। तो उसने एक तरह से पूरे मिजाज को आपके कहीं ना कहीं बदल दिया, और वही उसमें दिखाई देगा मिट्टी का चेहरा में। 7वां और 8वां दशक हिंदी साहित्य का, एकाएक बहुत सारे कवि सामने आते हैं और साहित्य के परिदृश्य पर छा जाते हैं। उन तमाम कवियों में जाहिर सी बात है जब साथ आ रहे हैं तो बहुत सारे मित्र भी होंगे, बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं, और ये सब आम चीज़ है। क्या एक दूसरे के ऊपर भी किसी का प्रभाव चल रहा था, या अपने से पहले वाले कवियों का ही था? एक्चुअली 7वां दशक जो था उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए। हाँ। यानी हिंदी साहित्य में अगर कोई सबसे ज़्यादा आंदोलन का कोई पीरियड है तो वो 60s का पीरियड है, और वो जब एंड होता है तो नक्सल मूवमेंट से एंड होता है ना। 68 में नक्सल मूवमेंट होता है, और 72 में चारू मजुमदार गिरफ्तार की जाती है, और वहीं उनकी जेल में मृत्यु होती है चारू मजुमदार की। तो चारू मजुमदार की मृत्यु के साथ ही पहला फेज़ ऑफ नक्सल मूवमेंट जो है वो ख़त्म होता है। मुझे जैसा बट आई फील कि मैं जैसा महसूस करता हूँ कि चारू जैसे ही डेथ होती है चारू मजुमदार की, और उसके बाद बहुत बहसें शुरू हो जाती हैं। पूरा नक्सल मूवमेंट बिखरना शुरू होता है, उसमें इतने टुकड़े होते हैं और उसके इतने सारे ग्रुप्स बनते हैं। अगर आप उस समय का इतिहास देखेंगे तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। और वेणुगोपाल मेरे साथ रह रहे थे, और उनने चारू जैसे ही गिरफ्तार हुए उनने एक बहुत ही ऐसी कविता लिखी जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और बड़ा दुख की कविता है वो, कि दोस्तों की दुश्मनों की उदासी के लिए दुश्मनों की खुशी के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, दोस्तों की उदासी ही मुझसे ये कविता लिखवा रही है। तो वेणु की उस कविता का असर देखा जा सकता है उस 72 के। उसके बाद वो घटनाक्रम इतना तेज है क्योंकि 69 में कांग्रेस का विभाजन होता है, इंदिरा गांधी माइनॉरिटी में आ जाती हैं, और उसके बाद इंदिरा जी नई लाइसेंस पॉलिसी वगैरह जारी करती हैं, और फिर 71 के इलेक्शन में वो थम्पिंग मेजॉरिटी से आती हैं, फिर कैसे जीतती हैं, और फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ये और तमाम चीज़ सुधार मतलब चलता है। एक बड़ा सारा वो है। तो ये पूरे जो पीरियड था जो 71 से लेकर जो शुरू होता है और इमरजेंसी से पूर्व तक, ये बड़े एक तरह के उसे क्या कहें, पर एक तरह के उत्साह से भरा हुआ भी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े परिवर्तन इस देश में होने वाले, क्योंकि प्रीवी पर्स बंद हो गया राजाओं का। ये बात कोई पहले सोच नहीं सकता था कि राजाओं के साथ ये होगा। हम लोग बैंक में काम कर रहे थे, और हालांकि मैं तो स्टेट बैंक में था, तो स्टेट बैंक तो शुरू से नेशनलाइज बैंक था, पर 14 बैंक एक साथ नेशनलाइज किए गए थे। तो एक इतना बड़ा इकोनॉमिकल और तमाम सोशल इतने बड़े परिवर्तन हो रहे थे कि एक बैंकों के लिए एक नीति आई कि बिल्कुल बहुत ही जो वो तो भारत का इतिहास आप वो है ही 7वें दशक सारा वो दें। मैं वापस सवाल पे आता हूँ। मेरा सवाल ये था कि जो 7वें 8वें दशक की जो पीढ़ी थी जो आपके साथ एकदम से साहित्यिक परिदृश्य पे आए, जिसमें आप थे, विनोद कुमार शुक्ल थे, आलोक धनवा थे, ऋतुराज थे, कुमार विकल्प, यही गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है कि ये लोग जो हैं ये 7वें दशक में, हम लोग जो आए 8वें दशक में, वो एक साथ एक नई पीढ़ी आई जिसमें अरुण कमल थे, मैं था, मंगलेश अग्रवाल थे, मंगलेश हालांकि हमसे पहले के थे पर वो लगभग हम लोगों के साथ आ गए।
तो ये वाली पीढ़ी आई। नहीं, जो मैंने नाम गिनाए, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या उस पीढ़ी का आपके ऊपर प्रभाव था, या जो आपके साथ आ रही थी एक तरह का संवाद था। एक नया चेंज हो रहा था, तो एक बहुत सबके बीच में एक बड़ी बातचीत भी हो रही थी, बड़ी बहसें भी हो रही थी सारे चेंजेस को लेकर। तो उनमें कविता बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी, और हर आदमी की अपनी कविता होती है। तो ये तो होते हैं कि जब आप एक साथ बहुत सारे हम उम्र कवियों के साथ आते हैं तो उनके बीच में बहसें भी होती हैं, उनके बीच में अच्छे बुरे संबंध भी बनते हैं, पर वो असर नहीं, वो असर था टाइम का। बेसिकली वो किसी एक दूसरे का असर नहीं था, क्योंकि जो हमसे पहले की पीढ़ी का जो कुछ भी होना था, नक्सल मूवमेंट का जो असर था वो खत्म हो चुका था। यानी नंदकिशोर नवल जो एक बड़े आलोचक हुए उस जमाने में, पटना, तो नंदकिशोर नवल ने एक बड़ा उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा, धूमिल से मुक्ति की कविता। और यहाँ से धरातल नाम की एक मैगजीन निकली हुआ है, उन्हीं नवल जी ने निकाली, जिसमें हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया। एक तरह से 10-10 कविताएं होती थी और उसमें एक टिप्पणी होती थी, और उसमें उनने कहा कि ये कविता है जो धूमिल के मुहावरों से मुक्त हो गई है। तो ये अंतर हो रहा था कि जो पहले की पीढ़ी के लोग थे, ऋतुराज हों, विनोद कुमार शुक्ल हों, चंद्रकांत देवताले हों, ये तमाम लोग, या नक्सल जैसे आलोक धनवा हों और वेणुगोपाल हों, इन सब का एक तरह का जो डिक्शन था, या एक तरह का जो भी मुहावरा था, उसको बदला, उसका प्रभाव खत्म हो रहा था। धूमिल, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव धूमिल ही थे, कि धूमिल का प्रभाव इतना ज़्यादा था लोगों पे, और धूमिल के प्रभाव से मुक्त होना यानी एक बड़ी भारी चुनौती थी। लेकिन पूरी तरह से मुक्त तो तब भी नहीं हो पाए। अगर आप देखें, पूरी तरह से मुक्ति नहीं होती कभी भी किसी भी रचना, यानी मतलब खासतौर से साहित्य में या कला में आप एक परंपरा से आते हैं और एक परंपरा से जुड़ते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम परंपरा से पूरी तरह से मुक्त हो गए। और अगर परंपरा में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं तो उनके प्रभाव ज़्यादा गहरे होते हैं। धूमिल को तो बहुत कम समय मिला, धूमिल की डेथ तो हो गई इमरजेंसी में। धूमिल का कहना चाहिए कि एक ही संग्रह संसद से सड़क तक, बाद में उनकी कुछ कविताएं जो इधर उधर फैली हुई थी उनको छापा गया, पर धूमिल सिर्फ संसद से सड़क तक के लिए ही जाने गए। और वो जो प्रभाव था, उस संग्रह का जो पूरा प्रभाव था, या धूमिल के मुहावरे का जो प्रभाव था, उसको, उससे मुक्ति हो रही थी, उससे ये एक अंतर आ रहा था बहुत बड़ा। परंपरा की आपने बात की राजेश जी, आपकी अगर कविताएं पढ़ें, या जो आपने फुटकर नोट्स लिखे, या बहुत सारी चीज़ें अभी हाल ही में जो आपका वो हंसी बहुत कुछ कहती है मेरे पास रखा है, कहती थी, ये है, या फिर उल्लंघन की कविताएं देखें या पहले की कविताएं देखें, एक लोक कथा चलती है उसमें। लोक कथा से शुरू होती है और सामान्य यानी वर्तमान के धरातल पर लाकर आपको खड़ा कर देती है। लोक कथाओं का इस तरह से गुथा होना, ये क्यों है, और ये क्या मैसेज इसके थ्रू आप देते हैं, क्या देना संदेश है इसका? एक्चुअली एक बहुत अच्छी बहस शुरू हुई 8वें दशक में। 8वां दशक जब शुरू होता है 73 के आसपास, समझिए 72-73 के आसपास 8वें दशक का इंट्रोडक्शन होता है। नवल जी का मैंने नाम लिया जैसा, तो वो उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बहस है पूरी कविता में, जो पहले नहीं थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बहस शुरू होती है स्थानीयता की, कि कविता में गहरी स्थानीयता होना चाहिए। ये पहचान में आना चाहिए कि ये कवि कहाँ का है, किस ज़मीन से उठ के आया है, किस जगह से आया है। तो ये एक बड़ी बहस थी, और इस स्थानीयता को तलाशने के लिए, या इस स्थानीयता को अपनी कविता में लाने के लिए बहुत सारे उपाय, एक तो जोग्राफिकल लैंडस्केप्स को उसमें लाया गया, और ख़ास तौर से लोक को कविता से एक बार पुनः जोड़ा गया। हालांकि पुनः कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि नागार्जुन और त्रिलोचन की परंपरा में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक
तरह से दिखाई दे जाती हैं। तो हम लोगों ने पुनः ये भी किया कि वो प्रगतिवाद के जो सबसे बड़े कवि थे, नागार्जुन हो, त्रिलोचन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, इन्हें जिनको कि नई कविता के दौर में एक तरफ कर दिया गया, साइड कर दिया गया, है ना, उनको हमने पुनः यानी उनकी पुनः स्थापना की, उन्हें पुनः अपने एक स्थान बनाया उनके लिए। और वो प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको उसमें 8वें दशक में दिखाई देगा। इसीलिए कि हमने कहा कि नहीं, परंपरा को इस तरह काट के नहीं दिखाया जा सकता कि नई कविता में आधुनिकता जो है वो प्रगतिवाद को काट के आधुनिक नहीं हो सकती। तो ये जो दोबारा इन लोगों का की स्थापना है, दोबारा इस कविता को की जगह वो बनाने से भी ये असर सारे आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें नागार्जुन में कहीं दिखाई देती है, त्रिलोचन में दिखाई देती है, लोक कथाओं की। हाँ, मतलब लोक है, एक पूरा लोक कथा ही नहीं कहना चाहिए, लोक कथा तो एक उसका एक पार्ट हो गया, पर एक पूरा लोक उसमें आता है। आपकी कविताओं में तो जो कथाएं हैं, लोक कथाएं जो हैं, वो तो कहीं कहीं और से आती हैं। हाँ। यानी आप ही की ज़मीन से नहीं आती हैं। हाँ। वो कहीं से भी शुरू हो सकती हैं, वो किसी आदिवासी इलाके से शुरू हो सकती हैं, हो सकता है पश्चिम के काव्य से शुरू हो जाएं, वो हो सकता है आपके जो पौराणिक ग्रंथ हैं वहाँ से शुरू हो जाएं। ऐसा भी कविताएं हैं जो जिसमें ये जिक्र आया है बाकायदा, और मिथक आते हैं और बाद में एक आप वर्तमान धरातल पर लाके खड़ा कर देते हैं उसको। जब ये जो आप स्थानिकता की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो स्थानिक है, आप एक स्थान विशेष को ध्यान में रखकर जब कविताएं लिख रहे हैं, जैसे भोपाल की ही अगर मैं बात करूं, इसकी ज़मीन पर खड़े होकर आपने बहुत सारी कविताएं कही हैं। क्या उस स्थानीयता के दायरे से बाहर निकलने का दबाव भी कवि के ऊपर रहता है? निश्चित ही स्थानीयता को सिर्फ इत्ते से उसमें नहीं देखा जाना चाहिए, वो भी एक स्थानीयता का एक प्रभाव है कि जहाँ से आप आए हैं, बिल्कुल जैसे भोपाल से, या जैसे अरुण कमल पटना से आ रहे थे, और बहुत सारे कवि जगह जगह से आ रहे थे, उनमें वो स्थानीयता दिखती थी। पर स्थानीयता का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है। स्थानीयता का अर्थ ये भी है, और ख़ास तौर से ये इस अर्थ में भी है कि 60s की पोइट्री में एक कहीं ना कहीं एक खटकने वाली सी चीज़ लगती है कि आखिरकार हिंदी की कविता या भारतीय कविता की अपनी कोई अलग पहचान है या नहीं है, हिंदी की कविता की अपनी भाषिक स्थानिकता है कि नहीं है। तो एक भाषिक स्थानिकता भी होती है। हर भाषा का अपना संस्कार, अपनी परंपरा, यानी बंगला की एक परंपरा होगी और वो हिंदी की परंपरा से अलग होगी, मराठी की एक परंपरा होगी जो हिंदी की परंपरा से अलग होगी। तो स्थानिकता एक बड़े व्यापक अर्थ में भी आती है। तो उस पूरी स्थानिकता को ढूंढना और उसको अपने रचना कर्म में लाना हम लोगों ने कोशिश की, मतलब यही कहा जा सकता है। तो जब आप उस स्थानीय या स्तर पर जब कविताएं आप लिख रहे होते हैं और उसे वैश्विक दृष्टि देने की कोशिश करते हैं या राष्ट्रीय दृष्टि देने की कोशिश करते हैं, उनमें किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आप ही की कविताएं देखूं तो उसमें मुस्लिम चरित्र बहुत ज़्यादा आते हैं और भोपाल के मुस्लिम चरित्र बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें भोपाल के ही आप बहुत सारे, एक अहद का होटल है ना, अहद होटल है, रफ़ीक मास्टर साहब है, ये सारे भोपाल के चरित्र हैं जो आपने लिए हैं। सलीम और मैं हैं, है ना, अजमल कमाल हैं, इमरान हुसैन हैं, और अबू हसन के नाम से तो वो पूरी 2 या 3 की सीरीज़ में कविता ही है ना। मुनीर मियाँ है, रमज़ान मियाँ है, ये सारे भोपाल के चरित्र हैं। क्या सांप्रदायिकता के लिए या देश सांप्रदायिक हो रहा है ये दर्शाने के लिए आपको मुस्लिम चरित्रों को उठाना ज़रूरी था? ये काम तो हिंदू चरित्र उठाकर भी किए जा सकते थे। हाँ, ये कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस जगह आप आ रहे हैं, यानी जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न किस्म के लोग रह रहे हैं।
और भोपाल एक ऐसी स्टेट था जो जिसमें मुस्लिम स्टेट था और बहुत ज़्यादा ये रेशो है। तो अगर यानी जिस जगह आप रह रहे हैं उसमें आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं, तो उनको दिखना चाहिए, यानी उनको होना चाहिए। अगर आपका समाज सचमुच एक दूसरे से जुड़ा है तो उन लोगों को वहाँ दिखना चाहिए। आप सोचिए, हिंदी का ये दुर्भाग्य है, मैं मानता हूँ और मैंने तो इस बात को लिखा भी कि पूरा विभाजन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसमें सिर्फ पंजाब के या जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया हमारा, लाहौर का और इसका, वहीं के लेखक क्यों विभाजन पे लिखते रहे? क्यों हिंदी के उत्तर भारत के लेखकों ने विभाजन पे एक लाइन भी नहीं लिखी? ऐसा क्यों हुआ? आपके लिए तो पूरा देश एक है, पूरी यूनिट है। मेरे लिए अगर मेरठ में दंगा होगा तो वो मुझे तकलीफ देना चाहिए उसे, और मुझे उस पर लिखना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए कम से कम। तो पूरे आप देखिए उत्तर भारत में, बिहार में जो इलाके इतने पास थे, पर इनमें कहीं विभाजन पे कोई कविता नहीं है। सिर्फ अज्ञे यानी वात्स्यायन जी के यहाँ 11 कविताएं मिलती हैं, क्योंकि वो उनके रिश्ते लाहौर से थे, लाहौर में रहे थे, तो उनके यहाँ वो, हालांकि बहुत अच्छी कविताएं वो नहीं हैं, बहुत कमज़ोर कविताएं हैं, इसलिए बहुत कम ध्यान गया उन पे, पर फिर भी उनके यहाँ हैं। पर इतने सारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट, पूरा 36 से लेके और 52 तक का पूरा प्रोग्रेसिव मूवमेंट है इतना बड़ा, उसमें कहीं इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो यथार्थ है उसका स्रोत उपलब्ध सूचनाएं ना होकर जो व्यक्ति का अनुभव है उसको बनाया जा रहा हो। पर ऐसा क्यों होना चाहिए? एक देश जिसमें आप रह रहे हैं वो एक यूनिट है, वो एक छोटी सी चीज़ नहीं है। इसका काउंटर मैं पिछले दिनों लीलाधर जगुड़ी जी से बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था। उनका यही सवाल जो आप कह रहे हैं, यही बात उन्होंने उठाई थी, और वो इस तरीके से उठाई कि जब केदारनाथ की त्रासदी हुई तो हिंदी में किसी ने नहीं लिखा, लेकिन जब 84 हुआ, भोपाल त्रासदी हुई, तो सबने लिखा। तो देश तो भोपाल भी उसी देश में है, केदारनाथ भी उसी देश में हुआ। एक में हिंदी कभी चुप रहे, एक में हिंदी कभी बोले। तो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है इस तरह से चीज़ों को देखना। देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं जो पूरे समाज को विचलित करती हैं, जो पूरे समाज की संरचना को कहीं ना कहीं विभाजित करती हैं। विभाजन एक छोटी घटना नहीं है, विभाजन ने हमारे पूरे मुल्क को विभाजित कर दिया, हमारे पूरी संरचना को बिगाड़ दिया उसने। तो इसलिए कहीं बाढ़ आई है और उस पर मैंने नहीं लिखा है, कहीं भूकंप आया वहाँ पे लातौर में और सिर्फ उसने मंगलेश डबराल ने क्यों लिखा, दूसरों ने क्यों नहीं लिखा। ये चीज़ें बहुत ही छोटी, यानी मतलब बहुत लोकलाइज चीज़ें हैं। पर अगर बड़ी घटना हो रही है तो उस पर अगर आप चुप हैं, यानी वो अगर आपको विचलित नहीं कर रही, जो देश को विभाजित कर रही है, जो समय को विभाजित कर रही है, जो तमाम चीज़ों को विभाजित कर रही है। ठीक है, जब आप मुस्लिम चरित्र अपनी कविताओं में उठा रहे होंगे, ला रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप समाज में या अपने आसपास किसी मुस्लिम को देख रहे होंगे या किसी हिंदू को देख रहे होंगे और आपके जहन में वो थीमेटिक कविताएं उस थीम पर लिखने के लिए चल रही होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आसपास से ओझल हो जाती होंगी और आप उसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वहाँ पर कभी फिर किस चीज़ को छोड़ता है और किस चीज़ को देखता है? क्या वो न्याय कर पाता है? देखिए, ऐसा तो होता है जब आप किसी घटना को, किसी बड़ी घटना को, जैसे भोपाल के में पहली बार भोपाल एक अनोखा शहर है इस अर्थ में कि जब विभाजन हुआ तो भोपाल से कोई पाकिस्तान नहीं गया, भोपाल में कोई दंगा नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान विभाजन में, एक भी दंगे का कोई सूचना नहीं है पूरे भोपाल के इतिहास में। ये बहुत बड़ी चीज़ थी।
लेकिन उसी भोपाल में जब बाद में की घटनाएं होने लगी, यानी पहली बार जब राजधानी बना भोपाल 56 में, तो 59 में दंगा हुआ। उससे पहले तक भोपाल में दंगों का इतिहास नहीं है। ये मध्य प्रदेश बनने के बाद का इतिहास है। तो वो आपको जब आप तय है कि उससे आपको एक शॉक लगा, और उसको, मैं तो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। मतलब मैं बहुत छोटा था। और नहीं, मेरा सवाल वो था, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि वो जब आप देख रहे थे तो तय है कि जब आप किसी बड़ी घटना को जब देखते हैं तो कई उसके आसपास की बहुत सारी छोटी घटनाएं होती हैं। वो जैसे सबाल्टर्न वालों ने उठाया, सबाल्टर्न हिस्ट्री वालों ने यही तो कहा कि आपने बड़े इश्यूज को इस ढंग से उठाया कि छोटे इश्यूज जो थे वो नज़रअंदाज हो गए, जो 90s में दोबारा से इमर्ज हुए। तो वो जो सबाल्टर्न हिस्ट्री जो क्वेश्चन उठा रही थी, ये होता है। स्वाधीनता संग्राम इतना बड़ा संग्राम है कि और बहुत सारे इशू थे हमारे देश में। जातिवाद के इशू थे, भेदभाव के इशू थे, कौन से इशू नहीं थे। गांधी जी छोटे छोटे इशूज बीच बीच में उठा रहे थे। पर ये चीज़ें हम नहीं उठा सकते, क्योंकि जब भी कोई बड़ी घटना होगी, या जब भी कोई बड़ा आंदोलन होगा, जब भी कोई बड़ा इशू आएगा, तो उससे कुछ चीज़ें तो पास में होते हुए भी कहीं ना कहीं ओझल होंगी, या कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए वो बड़ा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब कविताएं लिखते हैं तो उसमें विद्रोही स्वर आता है, जो कि आपकी विचारधारा की वजह से भी है, और वो आना स्वाभाविक भी है। लेकिन कभी कभी जब हम विद्रोह करते हैं राजेश जी, तो पूरे समाज का बहिष्कार कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे नामवर सिंह धूमिल के बारे में कहा करते थे, है ना। तो विद्रोही कवि के लिए ये चुनौती भी होता है क्या कि विद्रोह करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि वो पूरे समाज का बहिष्कार तो नहीं कर दे रहा है? उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और देखिए, अगर आपका विद्रोह यानी अगर आपकी समझ आइडियोलॉजिकली नहीं है, यानी विचारधारा के लेवल पे अगर आप स्पष्ट नहीं है, तो आप टोटल निगेशन में जाएंगे, जो 60s में हुआ। श्रीकांत वर्मा पे जो आरोप लगा वो यही लगा कि वो सिर्फ निगेशन में नहीं गए, टोटल निगेशन में चले गए। उन्होंने कहा कि कल जब पेटियां खुलेंगी, तब तो अलग अलग पेटियां होती नहीं, तो एक वोट कम मिलेगा, जो यानी उनका खुद का होगा। यानी उनने पूरे डेमोक्रेसी को एक तरह से निगेट कर दिया। ये स्थिति एक समय में आई। तो वो निगेशन जो है, टोटल निगेशन, एक गलत धारणा है। टोटल निगेशन में की तरफ जब भी आप जाएंगे तो एक गलत धारणा की तरफ जाएंगे। आपको निगेशन यानी निगेशन ऑफ निगेशन जिसे कहा गया है, वो उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आप सही विचारधारा की तरफ जा रहे हैं तो निगेशन ऑफ निगेशन आवश्यक होगा कि आप उन नेगेटिव चीज़ों का भी निगेट करें जो समाज के लिए घातक हैं। राजेश जी, निगेशन ऑफ निगेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो, टोटल नेगेशन वाली चीज़ तो कई बार आपके यहाँ भी दिखलाई पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर आपकी एक कविता है, एक अलग पृथ्वी, ठीक। इसमें आप लिखते हैं, किसी भी मुल्क के नागरिकों के रजिस्टर में, राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं, इतनी बड़ी धरती पर मैं कहीं का नागरिक नहीं। और अंत में आके कहते हैं, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ जहाँ हर गणतंत्र से निष्कासित कवि के लिए अपना एक घर हो। पहली चीज़। दूसरा, एक और कविता है, उसमें ये दुनिया रहने के लायक नहीं, ठीक है। फिर नेपथ्य, एक और आपकी कविता है, नेपथ्य में आप यहाँ कहते हैं, थोड़ी सी जगह, बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए उन्हें पृथ्वी पर। यहाँ तो आप बहुत थोड़ी सी जगह मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्लंघन में आते आते आप कहते हैं, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ। ऐसा कहते हुए आपको नहीं लग रहा आप दुनिया के तमाम मुल्कों और उन देशों की व्यवस्थाओं को नकार रहे हैं, टोटल निगेशन में जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ये वो टाइम है
यानी ये कविता जब लिखी जा रही थी, ये वो टाइम है जिसमें हिंदुस्तान में नया यानी नागरिक रजिस्टर बन रहा था, और नागरिक रजिस्टर बनाने पर एक पूरा देश उस बहस में मुब्तला था कि एक नागरिक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें जो यहाँ का नागरिक है नहीं है वगैरह वगैरह। इस पर बहुत लंबी बहस है। तो ये एक तरह का सटायरिकल टोन है कि एक जब सभी जगह से तुम हमारे यानी नागरिकता ही समाप्त कर दोगे तुम, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि नहीं होते थे पहले, सर्टिफिकेट तो होते नहीं थे, तो तुमने हमें अगर अनागरिक बना दिया है, तुमने हमें सारी पृथ्वी यानी देश में एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जिसमें हम कहीं के नागरिक ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो एक सटायरिकल उसमें कि यार अब तो एक ही तरीका बचा है कि हम सूरज से कहें कि यार एक और पृथ्वी बना दो यार हम लोगों के लिए। ये भी तो टोटल निगेशन वाली बात हुई कि आपको पूरे दुनिया के किसी भी मुल्क 192 मुल्कों में से किसी की देश की व्यवस्था पर आपको भरोसा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है इसको पढ़कर। तो नहीं, भरोसा नहीं है का नहीं, जिसमें सवाल लोकतंत्र भी है, तानाशाही भी है, राजशाही भी है, और बेसिकली ये उसी बहस के हिस्से से निकल के आई कविता थी कि आखिरकार हमको हर जगह के नागरिकता के रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। तो किस तरह की एक और पृथ्वी की जब आप आकांक्षा कर रहे हैं तो किस तरह की पृथ्वी की चाह है? देखिए, जब आप पृथ्वी कहते हैं या कोई भी, जैसे मैं उड़ जाऊंगा टाइप कविता भी है एक, तो उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि आप एक और पृथ्वी की चाह का मतलब कि एक और पृथ्वी, वास्तव में एक पृथ्वी और चाहिए। उसका अर्थ होता है कि इसी जिस जगह में हम रह रहे हैं इसमें ही हमें एक ऐसा समाज मिले, एक ऐसा समाज बने जिसमें सबके लिए स्पेस हो, सबके लिए जगह हो, सबके लिए लोकतंत्र हो। तो आखिरकार हम चाह तो यही रहे थे ना कि एक ऐसा लोकतंत्र हम चाहते हैं। इस लोकतंत्र को जैसे 70 साल में हमने बनाया है, इसमें हर एक के लिए अपनी जगह है, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए। हमने यही शपथ खाई थी ना जब हम अपना संविधान की बात कर रहे थे कि ये वो संविधान नहीं है कि जो किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए होगा। हमने तो ये कहा था कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग जब हम कहते हैं वी द इंडियंस कि हम हैं, ये हम, मैं नहीं है, हम हैं, यानी सब धर्म हैं। तो हम एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें सबके लिए बराबर की जगह होगी, सबके लिए स्पेस होगी। तो एक ऐसी स्पेस हम चाहते हैं, ऐसी पृथ्वी हम नहीं चाहते जिसमें कोई एक धर्म ये कहे कि वही सर्वोच्च है और तुम बाहर जाओ, तुम इसके सेकंड क्लास सिटीज़न हो, या हम तुम्हें नागरिक ही नहीं मान रहे, हम तुम्हें अनागरिक मान रहे हैं, तो इसलिए हम तुम्हें वोटिंग राइट से भी, यानी ये एक ऐसा देश है हिंदुस्तान, इस अर्थ में महान देश है कि इसने शुरू से आज़ादी मिली, यानी इंग्लैंड तक नहीं ये काम कर पाया था जिस इतना बड़ा मुल्क, कि हमने पहले दिन से सबको वोटिंग राइट दिया। धर्म के आधार पे हमने ये डिवीज़न नहीं किया, हमने जाति के आधार पर ये डिवीज़न नहीं किया, हमने किसी भी आधार पे ये डिवीज़न नहीं होने दिया कि हम तुम्हें वोटिंग राइट देंगे और तुम्हें वोटिंग राइट नहीं देंगे। तो इस अर्थ में भी भारतीय संविधान एक बहुत ही सुंदर संविधान है कि उसने हर एक के लिए इस लोकतंत्र में स्पेस को बनाया। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये जो आपका कविता, ये कविता नहीं गद्य है, इसमें आप एक जगह आके लिखते हैं, चुटकुला एक बैरोमीटर में आप लिखते हैं कि इस समय सचमुच चेतावनी की भाषा से काम नहीं चल सकता, एक नई भाषा की दरकार है। किस तरह की नई भाषा? देखिए, जब भी किसी भी देश में या किसी भी समाज में जब नागरिक अधिकार छिनने लगते हैं, जब नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म होने लगती हैं, जब तानाशाही आने लगती है, तो भाषाएं बदलने, यानी भाषा को बदलना जरूरी हो जाता है। चार्ली चैपलिन जिससे पैदा होते हैं, ब्रेख्ट जिसमें पैदा होते हैं, आखिरकार चार्ली चैपलिन के क्यों खिलाफ हुआ हिटलर? इसलिए कि उसने, चार्ली चैपलिन ने ऐसा मजाक उड़ाया कि यानी हिटलर 2 कौड़ी का सिद्ध होता है उसके सामने। तो
ये जो बात है, भाषा को चेंज करने की बात है। चुटकुला एक ऐसी अद्भुत चीज़ है कि उसको किसी आपके उसको संचार माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह, इमरजेंसी में हम देखते थे कि यहाँ एक चुटकुला आज सुनाया गया, वही चुटकुला दिल्ली में सुनाई दे रहा है, वही चुटकुला मतलब बंगाल में सुनाई दे रहा है, मतलब सारे देश में एक चुटकुला फैल जाता था। किसी भी तानाशाही में आप उठाकर देखें, हिटलर के काल में उठाकर देख लें, आप किसी भी काल में उठाकर तो क्या हमें चुटकुले की भाषा चाहिए? नहीं, हमें एक ऐसी भाषा चाहिए। चुटकुला इस अर्थ में, मैंने कहा कि चुटकुला इस अर्थ में बहुत ताकतवर चीज़ है। चुटकुला एक ऐसा शब्द बन गया है जैसे हम लोग बड़े नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, पर चुटकुला एक ऐसी ताकत है कि किसी भी देश में आप उठाकर देखें, उसमें जब तानाशाही सप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो चुटकुले बहुत तेज़ी से पैदा होंगे, और वो चुटकुले सत्ता के विरुद्ध होंगे। किसी भी देश में आप देखें, हिटलर के अगेंस्ट देख लें, मुसोलिनी के अगेंस्ट देख लें, पाकिस्तान में याया खान के अगेंस्ट देख लें, हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दौरान में देख लें, मतलब कहीं भी नहीं। अब मैं ये व्यंग्य की बात कर रहे हैं या फिर वाकई में चुटकुले की बात कर रहे हैं? चुटकुला व्यंग्य का ही एक बहुत ही कंसाइज फॉर्म है। हाँ, वो इतना ज़्यादा कंसाइज है कि वो एक झटके में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर देता है। वो इतना ज़्यादा कंसाइज फॉर्म है, इसलिए चुटकुला सिर्फ नेगेटिव फॉर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चुटकुला एक बहुत ही ताकतवर फॉर्म है। जो आपने बोला, इस बात को देखते हुए फिर कवि को अपनी भाषा कैसे बरतनी चाहिए? कवि को भाषा तो बरतने के बहुत तरीके अपनाना होते हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं चुटकुले वाले फॉर्म में अगर वैसी भाषा बरतें तो फिर तो मंच पर जो चुटकुले सुनाए जाते हैं उसमें नहीं, उसमें और इसमें इसलिए अंतर है कि जिस चुटकुले की बात मैं कर रहा हूँ वो है जो सप्रेशन के विरुद्ध, ठीक, यानी एक तानाशाही के विरुद्ध या हमारी नागरिक स्वतंत्रताओं के विरुद्ध जब एक समाज बनने लगता है तो उसका अपोजिशन करने के लिए आखिरकार चार्ली चैपलिन जो फिल्में बना रहे थे, ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्म बनाई। ग्रेट डिक्टेटर में चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा सा ग्लोब है वर्ल्ड का, जिससे खेल रहे हैं वो, है ना, मतलब हिटलर की पोशाक में है वो तो पूरे, और उससे खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उसमें अचानक छेद होता है उस ग्लोब में, वो फुस हो जाता है। अब इसके कितने अर्थ यानी इससे वो होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि चुटकुला जब हम वैसे अर्थ में मत लें जो कवि सम्मेलनों वगैरह में स्त्रियों के खिलाफ चुटकुले सुनाना और इसके खिलाफ चुटकुले सुनाना और उसके खिलाफ चुटकुले सुनाना, कवियों के खिलाफ चुटकुले सुनाना, मैं उस अर्थ में चुटकुले को बिल्कुल नहीं ले रहा। मैं चुटकुले को उस अर्थ में ले रहा हूँ जब वो सत्ता के में ऐसी कोई भी सत्ता जो मनुष्य विरोधी हो गई है उसका विरोध करने के लिए उसको, ठीक है। तो उसमें कवि की भाषा, कवि अपनी भाषा को कैसे बरते? आप बोल रहे थे कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए कि कवि को बहुत तरह की भाषाओं को बरतने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार सटायर की भाषा भी, आखिरकार पूरे ब्रेख्त की के सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर की ब्रेख्त की कविताएं उठाकर देखें तो ब्रेख्त की भाषा उसी काल में नाज़िम हिकमत की भाषा वो नहीं है, उसी काल में पाब्लो नेरुदा की भाषा वो नहीं है। ठीक बात है ना। तो पाब्लो नेरुदा महान कवि हैं दुनिया के, तो पाब्लो नेरुदा की भाषा अलग है, नाज़िम हिकमत की भाषा अलग है, वो भी उसी सेकेंड वर्ल्ड वार से भुगत रहे हैं, और ब्रेख्त की भाषा अलग है। तो हमें बहुत तरह से भाषा को बरतने का हुनर सीखना होगा अगर हम लड़ना चाहते हैं। तो क्या ये भाषा अभी इस समय पर बढ़ती जा रही है? देखिए, हर कवि ये कोशिश करता है, जो भी एक तरह से चेतस है, जो भी विवेकवान है, वो ये कोशिश करेगा कि वो एक ऐसी रचना लिख सके जो ऐसे तमाम चीज़ों का विरोध कर सके जो आपके लोकतंत्र का या आपकी स्वतंत्रताओं को के विरुद्ध आने वाली चीज़ें हैं, या ऐसी सत्ताएं हैं जो मनुष्य के लोकतंत्र को ख़त्म करती हैं या मनुष्य के स्वतंत्रताओं को ख़त्म करती हैं। ऐसी तमाम चीज़ों के विरुद्ध,
एक बहुत ही सुंदर बात है, यानी ये बहुत पुराना रेफरेंस है कि अष्टाध्यायी में पाणिनि हाँ। है ना, पाणिनि से पूछा गया कि भाषा को कैसे बढ़ता, तो उन्होंने कहा कि बिल्ली का बच्चा, यानी बिल्ली जब बच्चे देती है तो 7 घर बदलती है, कहा जाता है। अब बिल्ली एक जगह से अपने बच्चों को दूसरी जगह ले जाती है और वो मुंह से ही पकड़ के लेके आती है, और बच्चा बिल्कुल कल पैदा हुआ है, सद्यजात बच्चा है, उसको गर्दन के पास से पकड़ के लेके जाती है और दूसरी जगह रख के आती है, और उसमें कहीं दांत का निशान नहीं लगता, कोई नुकसान उसको नहीं होता। तो उसने कहा पाणिनि ने कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो बरतती है, जितनी सावधानी बरतती है, उतनी सावधानी बरतने की जरूरत है भाषा को बरतने के लिए। लेकिन आप ही इसी वो हंसी बहुत कुछ कहती थी में लिखते हैं, 100 रस्सी का झूला और सूर्य की कविता में किसी और के मार्फत कहलाने की कोशिश करते हैं कि उपन्यास महाकाव्य की जगह को हथिया चुका है और कहानी आदि गद्य विधाएं गीति काव्य की जगह को। श्रोता या पाठक के पास पहुंचने, लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए कविता ने कम द्राविड़ प्राणायाम नहीं किए, पर नतीजा क्या हुआ, ढाक के 3 पात। फिर आप आगे लिख रहे हैं, कविता और साहित्य में एक संप्रदाय ऐसा भी है जो ये मानता है कि कविता बड़े पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग के लिए नहीं है, लेकिन ये अध कचरा तर्क सिर्फ हिंदी कविता के ही संदर्भ में दिया गया है। तो इससे ऐसा लग रहा है, तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कविता सिमटती जा रही है कहीं ना कहीं। ऐसा बहुत एक पूरा संप्रदाय है जो ये मानता रहा है अनफॉर्चुनेटली, और उस देश में मानता रहा है जिसमें तुलसीदास और कबीर पैदा हुए हों। उसमें आप ये माने कि कविता जो है वो एक बहुत ही सीमित समुदाय के लिए होती या सीमित लोगों के लिए होती। तो यानी ये तो एक, जब आप तुलसीदास जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला है, तुलसीदास से ज़्यादा लोकप्रिय, तुलसीदास से ज़्यादा पॉलिटिकल पोइट कौन है? ठीक बात है ना। कबीर से ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल पोइट कौन है, और कबीर से ज़्यादा लोकप्रिय कवि कौन है इस देश में? ऐसे सैकड़ों कवियों के नाम ले सकते हैं, मीरा का नाम ले सकते हैं, सूर का नाम ले सकते हैं, दुनिया भर के लोगों के नाम ले सकते हैं। उसमें ये कहना कि कविता कोई एक बहुत ही सीमित समुदाय के लिए होती है हमेशा, ये आधुनिकता के साथ जो दिमाग बने, आधुनिकतावाद के साथ कायदे से, उसका तर्क तो हो सकता है, पर कविता एज सच के लिए ये तर्क नहीं हो सकता। इसलिए कि हम देखते हैं कि जब मायाकोव्स्की पढ़ते थे रूस में, तो 10-10 हज़ार की गैदरिंग उन्हें सुनने को होती थी। और मायाकोव्स्की कोई आसान कवि नहीं, मायाकोव्स्की काफ़ी कठिन कवि भी हैं। नेरुदा के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग होते थे। तो ऐसा ये सोचना ही गलत है कि थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, एक कवि की दूसरी नोटबुक समकालीनता और साहित्य, इस पे आ रहा हूँ, और बहुत तो क्या कहूँ, बेसिक सा सवाल है। जब आप इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि समकालीनता सिर्फ रचना की अंतर्वस्तु से जुड़ा प्रश्न नहीं है, कि शिल्प और भाषा का भी प्रश्न है। और आगे आप बताते हैं कि समकालीनता निजी काव्य मुहावरा नहीं, जिसे एक बार साध कर हमेशा के लिए काम चलाया जा सके, और समकालीनता को अर्जित करना और करते रहना एक सतत प्रक्रिया है। जितने लोग हमें देख रहे हैं इस समय, अगर मैं आपसे कहूँ कि समकालीन कविता में समकालीनता का क्या अर्थ है, कैसे समझाएंगे? ये हालांकि कठिन काम है मेरे लिए कि मैं इसे समझाऊं, क्योंकि मैं कोई साहित्य का, एकेडमिक्स का नहीं, आपने पूरा चैप्टर लिखा है इसमें। हाँ, वो मैं जानता हूँ, पूरी किताब ही इस पर है। हाँ, मैं जानता हूँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि समकालीनता जो अर्थ है, समकालीनता एक बड़ा पद है, और उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं। जैसे उसमें विचारधारा का प्रश्न भी इसमें बीच में आया है कि विचारधारा का प्रश्न भी है। उसमें एक समय में, यानी अगर आज की तारीख में कोई चाहे भी तो वो तुलसी के मुहावरे में समकालीन कविता नहीं लिख सकता, है ना। तो उसे उसी मुहावरे को बदलना पड़ेगा। यानी जैसे दोहा है फॉर एग्जाम्पल,
तो दोहा तो पारंपरिक फॉर्म है, उसमें छंद में तो कुछ भी चेंज नहीं हो। तो चेंज कहाँ होता है? जब बाबा दोहा लिखते हैं, यानी नागार्जुन जब दोहा लिख रहे हैं और बिहारी जब दोहा लिख रहे हैं, तो दोनों एक नहीं है ना। बिहारी का दोहा और नागार्जुन का खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक कह रहे हैं जब, तो ये जो दोहा है ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है। तो ये कंटेम्प्रेरी क्यों हुआ? इसलिए कि इसकी जो कहन है, जो है तो वो कि वही है, वही 11-13 की मात्राएं हैं, वही जगण तगड़ मगण हैं, उसमें कोई बहुत अंतर तो आ ही नहीं सकता। दोहा तो दोहा की तरह लिखा जाएगा, पर उसका जो कंटेंट है, उसका की जो अंतर्वस्तु है, उसका जो शिल्प है, उसमें जो कहन है, उसकी जो लय है, वो उसको बदल देगी। तो समकालीनता का ये बोध जो है वो आपको समय के बोध से प्राप्त होता है। अगर आप ये इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं हैं कि रूस के में क्रांति के विघटन से कुछ नहीं हुआ, तो बात अलग है, पर वो एक ऐसी बड़ी घटना है दुनिया की जिसने 2 भागों में हमारे समय को विभाजित कर दिया। कोई भी बड़ी घटना, जैसे आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी जैसे लिखते हैं स्वतंत्रोत्तर लिखते हैं, हालांकि वात्स्यायन जी ने इसको थोड़ा सा विरोध किया। हमने बात भी की इस पर। वात्स्यायन जी ने कहा कि स्वतंत्रोत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्रता एक प्रक्रिया है और वो कंटिन्यू है। आपको रोज स्वतंत्रता प्राप्त करना होती है, एक बार प्राप्त कर ली और हो गए स्वतंत्र, ये नहीं होता है। तो उस यानी उस स्वाधीनता ने हमारे समय को, हमारे देश को, हमारे सारे संरचना को विभाजित किया। तो जो ऐसी घटना जो विश्व के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज को कहीं ना कहीं और हमारे समय को विभाजित करती है, वो समकालीनता को निर्धारित करती है, समकालीनता को तय करती है। ठीक, कि उससे बाद और उससे पहले में जो फर्क होता है हमारे बोध में, हमारे समझ में, वो हर चीज़ पे दिखाई देगा। वो हमारे शिल्प में दिखाई देगा, वो हमारी अंतर्वस्तु में दिखाई देगा, वो हमारे कथन में दिखाई देगा, वो हमारी भाषा में दिखाई देगा। हम उस भाषा में नहीं लिख सकते जिस भाषा में हमसे पहले के 40 साल 50 साल पहले के लेखक लिख रहे थे। थोड़ा कविताओं से कहानी की तरफ आता हूँ और फिर थोड़ा सा 1-2 जो निबंध हैं, नोट्स हैं, उनकी तरफ मैं आऊँगा। आपने कहानियाँ लिखी और लगातार लिखी, जिसमें सोमवार, आलू की आँख और परिवार को बचाए रखने की ये तमाम कहानियाँ हैं, संयुक्त जीवन की कहानियाँ हैं ये तमाम। और जाल में तो आप स्त्री के माध्यम से सब कुछ दर्शाने की कोशिश करते हैं। कपिल का पेड़ है, वो एनवायरनमेंट के नज़रिए से, पर्यावरण के नज़रिए से लिखी गई आपकी एक कहानी है। आप कहते हैं कि गद्य को साध पाना कठिन काम है। वो तमाम कवि इस बात को कहते भी हैं निश्चित तौर पर, लेकिन आप इधर लगातार गद्य लिख रहे हैं, अब भी कठिन है? निश्चित ही। एक्चुअली क्या है कि गद्य अगर आप रेगुलरली यानी बहुत नियमित रूप से गद्य को नहीं साधेंगे, वाक्य लिखने की तमीज जैसे कहते हैं, वो गद्य देता है, वो गद्य देता है, वो कविता नहीं देती है। कविता का वाक्य क्या है? वैसे भी भाषा क्या है? भाषा गद्य है। कविता तो एक यानी एक तरह की लय है, जिसे आपने चुना, जिसे आपने बनाया भाषा में, पर भाषा तो गद्य है बुनियादी रूप से। वो उसका नाटक है बहुत ही मज़ेदार, बुर्जुआ जेंटलमैन, जो एक नाटक है और इंग्लिश का बहुत ही फेमस नाटक है। तो बुर्जुआ जेंटलमैन जो है वो है तो बुद्धू, वो एक तरह का मूर्ख है, और उसका नौकर जो है वो उसे तो एक दिन वो कहता है कि यार गद्य सीखना चाहिए, गद्य हमें आना चाहिए। तो वो कहता है कि ये जो आप बोल रहे हैं ये गद्य ही है। तो वो इतना खुश होता है अच्छा ये गद्य है। तो मुझे आता है गद्य लिखना, यानी मुझे गद्य में बोलना आता है। तो ये जो खुशी है, यानी गद्य को हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि 2 कैटेगरी हैं, ये कविता की कैटेगरी, ये गद्य की कैटेगरी। भाषा तो गद्य ही है,
हम जिस भाषा में लिखते हैं, यानी जिस जमाने में हर चीज़ कविता में लिखी जा रही थी, उस समय भी बातचीत जो कर रहे होंगे वो तो गद्य में ही कर रहे होंगे, कविता में तो नहीं कर रहे होंगे। तो इब्तिदा फिर वही कहानी की, मीर का शेर है। हाँ, उस भूमिका में आप कहते हैं कि वही कहानीकार सफल होता है जिसमें सच को पाने के लिए झूठ को गढ़ने का कौशल भी हो, साहस भी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो खैर क्या है, एक्चुअली जब आप प्रोज लिख रहे होते, यानी कुछ भी लिख रहे हैं, सच को पाने के लिए आप झूठ को गढ़ें। सच एक ऐसा सी चीज है जैसे अगर आप, यानी सच से तो कुछ नहीं बनता, सही पूछा जाए तो। पूरी रचना जो है, वात्स्यायन जी की पंक्ति है कि मैं सच लिखता हूँ, लिख के झूठा करता जाता हूँ, है ना, वात्स्यायन जी की पंक्ति है। तो एक्चुअली जो जब आप लिखते हैं तो उसमें अगर मिलावट, यानी उसे जब तक आप बनाएंगे नहीं, क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक उससे आप कुछ भी उजागर नहीं कर सकेंगे। तो ये कहानी पर ही क्यों लागू हो? ये कविता कहानी पर नहीं, पूरे गद्य पे, यानी लागू तो वो सब पे होगा, कविता पर नहीं हो सकता। कविता पर भी होगा बेसिकली। जैसे सोना आप प्योर नहीं बना सकते, सोने में तो मिलावट करना ही पड़ेगी। अगर सोने का अगर कोई गहना आपको बनाना है तो वो प्योर सोने से नहीं बनेगा। ऐसे ही भाषा है, भाषा से कुछ बनाना है तो उसमें कुछ जब तक आप अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी उससे कुछ कारस्तानियाँ नहीं करेंगे तो आप कुछ बना तो नहीं पाएंगे। सच को सच की तरह लिख देने से रचना नहीं बन सकती, उसके लिए आपको कुछ उसमें कुछ गढ़ना पड़ेगा, तब जाके। कहानी में तो राजेश जी संवाद की महत्ता होती है, सब जानते हैं। क्या कविताओं में भी संवाद की महत्ता होती है? जैसे जब आप कहते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आप सवाल भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, तो क्या वहाँ भी कहानी की ही तरह संवाद की महत्ता होती है या फिर वहाँ पर वो महत्ता बदल जाती है? नहीं, देखिए, संवाद एक ऐसी चीज है कि संवाद आप कहीं भी कर सकते हैं। वो चाहे कविता में आप कर रहे हो, चाहे कहानी में, यानी बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई दुनिया में, जो बहुत महान कविताएं लिखी गई जिसमें संवाद है बाकायदा। किसी से संवाद है, नामदेव ढसाल की एक कविता है जिसमें वो कविता ही पूरी अम्बेडकर से संवाद है। तो संवाद तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहे कविता लिखें चाहे गद्य लिखें, वो आ सकता है। नाटक का जो फॉर्म है वो तो संवाद का ही फॉर्म है, उसमें तो बिना संवाद के आप क्या करेंगे। तो संवाद एक ऐसी चीज़ है जो ये ठीक है कि जिस तरह से नाटक में संवाद आता है वो उस ढंग से कविता में नहीं आएगा, उस ढंग से कहानी में नहीं आएगा, उसे थोड़ा सा अलग तरीके से आपको लेना होगा। पर संवाद तो हो गई, संवाद आखिरकार पूरी रचना ही, पूरा बातचीत आखिरकार संवाद ही है। राजेश जी, आप कई बार, मतलब ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे तब भी आपने कहा और पहले भी कई जगह कह चुके हैं कि आप हिंदी साहित्य की उस एकेडमिक्स की दुनिया से नहीं आते हैं जिसमें लोग साधिकार बोलते हैं, लेकिन आपने साधिकार बोला, आपने लिखा भी है। एक कवि के नोट्स, है ना, और फिर समकालीनता और साहित्य एक कवि के दूसरे नोट्स, यही है ना, एक कवि की दूसरी नोटबुक, और ये है एक कवि की नोटबुक। ये आपकी 2 संग्रह हैं जिसमें बाकायदा आप साधिकार आलोचना भी लिखते हैं। और एक कवि की नोटबुक में तो तमाम कवियों पर आपने लिखा है, और एक कवि पर लिखते हुए आपने कहा कि अरुण की कविता का आकाश थोड़ा तंग लगता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली अरुण कमल, केदार जी ने एक इंटरव्यू में कहा, यानी केदारनाथ सिंह, कि अरुण की जो ज़मीन है वो काफ़ी उर्वर और काफ़ी चौड़ी है। ये सही है कि अरुण की कविता को जब पढ़ते हैं तो उसमें जो कहना चाहिए कि यथार्थ है वो काफ़ी व्यापक दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा भी है और उसकी बहुत इसका जानकारी भी है।
पर क्या होता है कि हर एक का स्वभाव है ये बहुत, कि अरुण को पढ़ते हुए कई बार ये महसूस होता है कि अरुण कल्पना को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते, या कल्पना का उतना उपयोग नहीं करते जितना कि बहुत सारी बार हुआ है। हालांकि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है इस पे बहुत बहस हो सकती है, इसलिए पूरे रोमांटिसिज्म का सारा प्रॉब्लम यही है कि रोमांटिसिज्म को क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया गया कि रोमांटिसिज्म में कल्पना का रोल जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, और उससे कई बार यथार्थ निगेट होता है। तो ये कोई बहुत यानी अनडिबेटेबल बात नहीं है, कोई नॉन डिबेटेबल नहीं है कि तो अरुण का अपना डिसिप्लिन है। इसी अर्थ में वो लिखा गया कि अरुण का आकाश, यानी अरुण के यहाँ कल्पनाशीलता उतनी नहीं दिखाई देती जितनी कि जैसे हम लोग हैं जो उस तरह से नहीं आए हैं, तो हम लोग थोड़ी छलांगें ज़्यादा लगाते हैं। हम लोग थोड़े खरगोश प्रजाति के लोग हैं, वो थोड़ा कछुआ प्रजाति। तो ऐसे कौन से और कवि हैं जो आपको खरगोश प्रजाति के लगते हैं, जिनका आकाश आपको तंग नहीं लगता? नहीं, अगर आप पूरा देखें, पूरा छायावाद तो भरा पड़ा है कल्पनाशीलता से, है ना। लेकिन आप तो छायावाद से बाहर निकल आए ना। नहीं, हाँ, वो नहीं, कविता में भी बहुत सारा ऐसा वो है। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो कल्पनाशीलता को एक अच्छा गुण मानते रहे और मतलब उसका यूज़ करते रहे, बहुत दूर तक करते रहे। हम जब आए थे तो क्योंकि हम आए थे तो उससे पहले ये लोग थे, यानी जो नक्सल पोइट जिन्हें कहते हैं। अच्छा, नक्सल पोइट्स में एक बहुत दिलचस्प बात है कि वो कोई बहुत यथार्थवादी पोइट नहीं है बुनियादी रूप से, पर उनकी कल्पना जो है वो क्रांति से आगे नहीं जाती है। मतलब वो कुल मिला के लाल किले में डायनामाइट लगाने पे ख़त्म हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कल्पनाशीलता के वो उपयोग नहीं है जो होना चाहिए। आपके लिए कविता में ज़रूरी तत्व फिर क्या है? कल्पनाशीलता? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। कल्पनाशीलता भी एक तत्व है। एक तत्व से तो कविता नहीं बन सकती, है ना। तो कल्पनाशीलता भी एक तत्व है जो छायावादियों ने उपयोग किया, प्रसाद ने उपयोग किया, निराला ने उपयोग किया। तो पर यथार्थ तो के बगैर तो आप कहीं खड़े ही नहीं हो सकते ना, मतलब बिना ज़मीन के आप कैसे खड़े होंगे। पर आपके पास आकाश भी होना चाहिए, नहीं ना, आपकी आंख में आकाश भी होना चाहिए जब आप धरती पे खड़े हों। इसीलिए आपने कल्पनाशीलता, यथार्थ और वो जो खरगोश प्रजाति कहा आपने, उन तीनों का मिला जुला रूप आपने किस्सा कोताह में गप्पी के माध्यम से दर्शा दिया। हाँ, मैंने कहा ही कि वो गप्पी का रोज नाम चाहे इसीलिए। लेकिन वो है आत्मकथात्मक सारा का सारा। वो काफ़ी हद तक आत्मकथात्मक है, काफ़ी हद तक जैसे होता है ना कि सुना हुआ है। मेरी माँ उस समय मेरे पास रहती थी, तो दोपहर का मैं ये चली जाती थी ऑफिस, तो खाना मैं ही खिलाता था उन्हें। तो खाना खाते हुए उन्हें बात करने में मज़ा आता था, बहुत ही बहुत बातों नहीं थी वो खूब। तो उन्हें छोड़ दिया जैसे, तो फिर आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं। तो मैं उसको नोट कर लेता था कि ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हम लोगों को तो मालूम ही नहीं थी। नहीं, किस्सा कोताह वाकई में बहुत अच्छा है और उसको पढ़ा जाना चाहिए। आपके बारे में जितनी जानकारी चाहिए उसमें से काफ़ी कुछ मिल जाती है उसमें। वो गप्पी के माध्यम से आपने जो कथा पूरी की पूरी कही है, वाह। अच्छा, एक कवि की दूसरी नोटबुक, क्या ये दर्शाने का प्रयास था कि राजेश जोशी केवल कवियों पर ही नहीं लिख सकते, गद्यकारों पर भी लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि इससे भी अलग, ये बहुत ही यानी अब उसका बाद में कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो। क्या हुआ कि मुझे एक बात से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और वो होती थी कि किताब का नाम कैसे रखा जाए। और किताब का नाम ढूंढना हमेशा बहुत ही एक संकट लगता था। तो जब पहली बार मैं गद्य की किताब, मैं तो गद्य का मैं बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में, बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मैं जो कुछ भी गद्य में इधर उधर लिख रहा हूँ वो किस लायक है, ये कुछ भी मालूम नहीं है। पर वो हो गया, इतना हो गया कि एक बार ये हुआ कि किताब बना दी जाए।
तो एक कवि की नोटबुक सब सोच साच के ये हुआ कि ठीक है, मुक्तिबोध की किताब है, एक साहित्यिक की नोटबुक, तो एक कवि की नोटबुक हो जाएगी। तो एक कवि की नोटबुक जब हुआ तो मेरे दिमाग में ये फ़ायदा, यानी ये दिमाग में था और शमशेर को पढ़ते हुए ये दिमाग में था कि अब किताब का कोई नाम नहीं रखा जाएगा। जो भी किताब आएगी आगे तो दूसरी नोटबुक, तीसरी नोटबुक, चौथी नोटबुक ऐसे होगी, ऐसा नाम होगा। ये बार बार नाम ढूंढना एक सरदर्द जो है, इसको नहीं करेंगे। उन्होंने यही किया शमशेर जी ने, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। तो हमने कहा यार जब शमशेर जी कर सकते हैं अपन भी कर सकते हैं, इतना ही है। तो उस चक्कर में ही हुआ। फिर वो राजकमल वाला ने कहा कि सर उससे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और कुछ नाम भी रख दीजिए, तो फिर वो नाम भी रख दिया गया, समकालीनता और साहित्य। वरना वो एक कवि की दूसरी नोटबुक ही, और अभी तीसरी नोटबुक भी जो है उसमें मैंने कहा कि उसका उस पर ये तो जाएगा ही कि ये तीसरी नोटबुक है। हाँ। अच्छा, एक कविता है आपकी, पक्की दोस्तियों का आईना। पक्की दोस्तियों का आईना इतना नाजुक होता जाता था कि ज़रा सी बात से उसमें बाल आ जाता और कभी कभी वो उम्र भर नहीं जा पाता था। कुछ कवि दोस्तों के बारे में बताइए राजेश जी, कौन कौन रहे और किन किन से दोस्तियों में बाल आ गया? कवि दोस्त तो बहुत कम रहे। हाँ। क्योंकि कवि दोस्त उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा एक तो भोपाल एक ऐसा यानी जगह रही है, लंबे अरसे तक मैं इसलिए भी हिंदी नहीं जान पाया कि भोपाल में हिंदी के लेखक नहीं होते थे। यानी ये राजधानी बनने के बाद हिंदी के लेखक आए, वो भी बाहर से आए, मुक्तिबोध वगैरह सब बाहर से आए, नागपुर से आ रहे थे। भोपाल में कोई हिंदी का लेखक नहीं होता था। मेरा कोई हिंदी का लेखक दोस्त भी नहीं था, सीधी सी बात ये। मेरे सब उर्दू के लेखक दोस्त थे। हालांकि मैं उर्दू नहीं सीख पाया, ये एक अलग मुद्दा है, पर मेरे लेखक दोस्त जितने थे, ताज साहब हों चाहे कैफ साहब हों चाहे तमाम लोग हों, ये सब उर्दू के लेखक थे। बल्कि एक बार ताज साहब से मैंने कहा कि हमें उर्दू पढ़ा दो यार, तो बहुत दिन तक नखरे करते रहे कि नहीं उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने कहा दूसरों को पढ़ाने चले जाते तो हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे, हमें उर्दू पढ़ाओ। तो बोले अच्छा ऐसा करो कि 50 रुपये लेंगे उर्दू पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पर हम ऐसे नहीं लेंगे, हमारे को जिस दिन मूड आएगा, जैसे हमें 5 रुपये की ज़रूरत है तो हम 5 रुपये ले जाएंगे, 2 रुपये की ज़रूरत होगी 2 रुपये ले जाएंगे। एक्चुअली वो जितने कम पढ़ते थे उतने उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा है। तो काफ़ी दिन तक चलता रहा। उन्होंने उर्दू नहीं सिखाई, वो हमारे बहुत ही अच्छे, हमसे तो बहुत बड़े थे पर हमारे मित्र भी बहुत अच्छे थे वो। तो एक दिन अचानक जब मिले तो सुबह बहुत सुबह उठ जाते थे, वो 4 बजे उठ जाते थे और हमारे मोहल्ले में पहुंच जाते थे। हम तो देर से उठते थे, लेट कमर्स थे। तो वो बोले सुनो राजेश, तुम्हारे पास कलम है? हाँ, मैंने कहा है। तो उनने, वो एक सिगरेट की दुकान थी, पीर साहब की दुकान कहलाती, तो वहाँ से एक खाली पैकेट निकाला और उसको खोला और कहा कि एक शेर लिख लो। तो हमने कहा कि अच्छा लिखाइए। तो उनने एक शेर लिखवाया कि हमें एक दूसरे के जहन की खुशबू नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, तुम्हें उर्दू नहीं आती। तो बोले आज तक का हिसाब पूरा हो गया। तो इस तरह उनने हिसाब पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आज तक जितने तुमने पैसे दिया ये सब हिसाब पूरा हो गया, ये शेर हम मुशायरे में पढ़ देंगे तुम्हारे नाम से। तो हमने कहा कि ठीक है। तो खैर ऐसा ये सब चलता रहा। तो हम लोगों के दोस्त वो थे सब उर्दू वाले। यानी हिंदी कवि कोई इस तरीके से आपके दोस्त? हिंदी के कोई कवि नहीं थे भोपाल में, हिंदी के कोई लेखक ही नहीं होते थे। मतलब हिंदी का कवि पहली बार, लेकिन बहुत बाद में कहा ये गया कि जितने कवि बने उनसे राजेश जोशी प्रतिद्वंदिता की वजह से नहीं दोस्त हुए। नहीं, मेरे तो सभी दोस्त हैं लगभग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि देखिए मजाक में होता है कि उससे अरुण कमल से एक इंटरव्यू लिया गया तो सबके बारे में बोला, वो मतलब सारे कवियों के बारे में बोला, और फिर उससे पूछा कि और राजेश जोशी के बारे में, तो उसने कहा राजेश जोशी मेरा रकीब है। तो मैंने उससे पूछा अरुण से कि
मैं किसको लेके भाग गया यार, पहले मुझे रकीब बना रहा है। तो ऐसा होता है, पर ऐसा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, आप तो कविता ही लिख देते हैं। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सुकवि कि दूसरा कवि लिख डाले एक अच्छी कविता। ये एक टेंडेंसी है कि बहुत सारे लोगों में होती है कि वो सामान्यतः दूसरे को अप्रिशिएट करने का मादा कम होता है। बहुत सारे लोगों में होता है, मतलब बहुत सारे लोग अप्रिशिएट में है। हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे को इसलिए कि मुझे इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। नाम लेकर नहीं पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछ लो। कहा गया कि नवीन सागर के साथ आपका एक लंबे समय तक टसल चला। हाँ। और आपने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। नवीन जी बेसिकली बहुत ही अच्छे दोस्त थे मेरे, बहुत ही, बल्कि हम लोग बहुत ही प्रिय दोस्त थे। नवीन जी बेसिकली कहानीकार थे, जैसा मैं मानता हूँ। शाह साहब नहीं मानते। रमेश चंद्र शाह ने कहा कि राजेश मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, नवीन बेसिकली कवि है। एक्चुअली नवीन में इतनी अद्भुत किस्सा गोई थी और मैंने इतनी जान खाई नवीन की नावल लिखने के लिए, और हर बार वो प्रॉमिस करता था कि हाँ, क्योंकि वो आया था मैथिली शरण गुप्त के परिवार से। मैथिली शरण गुप्त उनके नाना थे, यानी मैथिली शरण गुप्त 4-5 भाई थे, उसमें से एक भाई जो थे वो नवीन सागर के नाना थे। तो नवीन सागर, अच्छा, वो संयुक्त परिवार था मैथिली शरण गुप्त का, सब लोग मऊरानीपुर में इकट्ठे रहते थे। तो नवीन सागर उनके बहुत किस्से सुनाते थे कि कैसा संयुक्त परिवार है। दद्दा जब खाना खाने जाते हैं जैसे, तो बिल्कुल जैसे मुगलों का वो होता था ना कि मतलब कि आवाज़ लगाई गई कि आ रहे हैं बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो सब साला तखलिया हो जाए, है ना, मतलब वो वाला। तो ऐसे ही दद्दा आ रहे हैं खाना खाने, तो दद्दा आ रहे हैं खाना खाने यानी सब हट जा। तो ऐसे सब किस्से नवीन सागर सुनाते थे। बहुत ही नवीन सागर किस्सा को बहुत अच्छे थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों में कोई लेखन को लेके टसल हो, इसलिए कि कविता के मामले में भी नवीन मेरी कई कविताओं के प्रशंसक थे और मैं भी कई कविताओं के उनका प्रशंसक था। पर हम लोग पॉलिटिकली थोड़े से मतभेद हम लोगों में थे, क्योंकि वो लोहियावादी थे और इसलिए ऐसा कई बार हुआ कि पॉलिटिकल हम लोगों के काफ़ी डिस्कशन हुए। पर मुझे नहीं लगता कि साहित्य को लेकर कभी नवीन सागर से, सिर्फ नाटक को लेके एक बार जरूर नवीन सागर ने एक गोष्ठी में कहा कि तुम साले ऐसे नाटक लिखते हो जैसे बाएं हाथ का काम हो। तो ये जरूर कहा नवीन सागर ने। पर जहाँ तक कविता का या कहानी का सवाल है, कहानी का खैर उनके कहानीकार का तो मैं बहुत ही प्रशंसक था। और मोर कहानी तो जो लिखी गई, जो अंतिम जो छपी है, रविंद्र कालिया ने छापी महाविशेषांक में, वो लिखी जानी थी उपन्यास की तरह। और ये बात तय हुई हम दोनों के बीच। बार बार बात यही उठती है कि करियर नवीन सागर का खत्म हुआ तो वो राजेश जोशी की वजह से हुआ। कोई सवाल ही नहीं था उसमें। एक तो खैर नवीन सागर में ये टेंडेंसी नहीं थी करियर वाली। नवीन सागर थोड़े से अराजक थे, थोड़े से क्या काफ़ी अराजक थे। और नवीन सागर में ऐसी कोई कैरियर जैसी टेंडेंसी कभी थी ही नहीं, तो कैरियर का सवाल ही नहीं था। तो हम लोगों में कोई साहित्य को लेके कोई टसल नहीं थी बेसिकली, क्योंकि नवीन सागर इतने अच्छे कहानीकार थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी उस तरह से कहानीकार बन सकता हूँ या उस तरह का कोई कहानी। तो कहानी को लेके कोई हम में विवाद नहीं था। और कविता को लेकर भी ये तो हो सकता था कि कोई कविता उन्हें पसंद आई और कोई कविता मुझे पसंद आई, ये हो सकता था। पर कविता को लेकर भी हम लोगों में कोई बहस नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए नवीन सागर की बहसें, नवीन सागर से जो बहसें हैं वो राजनीतिक बहसें ज़्यादा हैं, बाकी वैसी बहसें नहीं। और इसमें कितनी सच्चाई है कि कोई आगे बढ़ता हुआ कवि या फिर कोई ऐसा कवि या फिर कोई ऐसा लेखक जो भोपाल का बहुत अच्छा लेखक या बड़ा लेखक बन सकता है, उससे आप प्रतिद्वंद्विता रखते हैं? भोपाल में ऐसा कोई लेखक
यानी जिससे प्रतिद्वंदिता हो सके ऐसा कुछ तो नहीं था। हम दो लोग थे जिनने एक तरह से साथ में शुरू किया, वो थे नरेंद्र जैन और मैं। और नरेंद्र जैन से दोस्ती कराई वेणुगोपाल ने। हम बैठते एक ही चाय घर में थे और एक ही चाय घर में चाय पीते थे, पर हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो अलग टेबल पर बैठते थे, मैं अलग टेबल पर। तो एक दिन वेणुगोपाल ने कहा कि तुमने उस लड़के को देखा है, वो जो कुर्ता पजामा पहने बैठता है, वो उसका नाम नरेंद्र जैन है। मैंने कहा नहीं, देखा जरूर है, वो बैठा रहता है चुपचाप और कभी बात नहीं हुई। तो बोले कि वो कवि है नरेंद्र जैन। तो खैर बहुत पास में रहते थे हम लोग, और फिर हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती रही, हम लोग बहुत साथ रहे। नरेंद्र जैन फिर यहाँ से चले गए बाद में शादी के बाद, पर आज भी दोस्त हैं। तो और कोई ग्रोइंग पोइट ऐसा नहीं था, बल्कि एक दिन उन्होंने कहा, नरेंद्र जैन ने, कि यार एक लड़का है हमारे ऑफिस में, वो लिखता तो गीत है पर उसे तैयार किया जा सकता है। तो मैंने कहा ले आओ, बात करते हैं। तो वो लेके आए राजेंद्र शर्मा को। तो राजेंद्र शर्मा बहुत सारे काम करते रहे। राजेंद्र शर्मा ने बहुत अच्छे अनुवाद किए, उनकी अंग्रेजी अच्छी थी तो खूब अनुवाद अच्छे करते थे। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ग्रोइंग था। और जैसे क्योंकि हम लोगों के सीनियर दो थे, 2 या 3 कह लीजिए, तो भगवत रावत थे, सोमदत्त थे और फजल ताबिश थे। तो रावत जी थोड़े दिन बाद चले गए यहाँ से, वो रीजनल कॉलेज में होते थे, तो वो साउथ उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए। पर सोमदत्त रहे और सोमदत्त से काफ़ी अच्छी दोस्ती रही, और सोमदत्त फिर साहित्य परिषद के सेक्रेटरी रहे और तमाम। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद तो मतलब एक समय ऐसा आया कि भोपाल में सितारे ही सितारे थे। हाँ, अशोक वाजपेयी के आने के बाद ऐसा हुआ। एक तो बहुत सारे लोग राजधानी बनने के बाद ही आना शुरू हो गए थे, और यहाँ अर्जुन सिंह थे, और एक तरह का कल्चरल वो बना, और बहुत सारे दूसरे लोग भी आए जो बाहर से आए। भगवत रावत बहुत पहले आ चुके थे। भगवत रावत बेसिकली हिंदी के लेखक की तरह बहुत अलग तरह से आए। मुझे याद है कि मैं जब 9th क्लास में पढ़ रहा था, नहीं 9th, हाँ शायद, तब भगवत रावत आए थे। और भगवत रावत इंटर साइंस करके आए थे, और वो साइंस टीचर की तरह, मिडिल स्कूल के लिए टीचर की तरह आए थे। तो बाद में उनसे थोड़ी पहचान हुई। सोमदत्त आए। अशोक जी के आने से ये फ़ायदा हुआ कि अशोक जी ने इसे एक तरह का कल्चरल सेंटर बनाया। लेकिन उसी कल्चरल सेंटर में बहुत से विवाद हुए। हाँ, वो, और आपका नाम लगातार उसमें आता रहा। वो इसलिए आएगा कि शरद जी जो थे वो हम लोगों के अत्यंत प्रिय लेखक भी थे, अत्यंत प्रिय मित्र भी थे। और शरद जी के साथ ये होता था कि शाम को कॉफ़ी हाउस में हम सब लोग, मैं, राम प्रकाश त्रिपाठी, शशांक जो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, ये, और तमाम लोग, अनिल कुमार वगैरह, जाने कितने लोग, तो एक शरद जी आते थे एक तरफ से हम लोग आते थे, और टेबलें जोड़ती जाती थी, और एक इतना बड़ा सर्कल बन जाता था। तो शरद जी के साथ हम लोग डेली बैठते थे। और शरद जोशी और अशोक वाजपेयी बहुत ही अच्छे मित्र थे शुरू में, और बहुत घनिष्ठता इन लोगों में थी। शरद जी और परसाई बहुत अच्छे मित्र थे। अब इन लोगों में साहित्यिक विवाद हुए, जैसे भी हुए, शरद जोशी में और अशोक वाजपेयी में बहुत विवाद हुए। उससे एक तरह का साहित्यिक विवाद का केंद्र बन गया। अब क्योंकि आप हम तो रोज़ शरद जी के साथ बैठना है, अशोक जी से भी मुलाकातें होती थी, अशोक जी के साथ भी ऐसा होता था,
पर वो ऐसा कुछ बन गया भोपाल में कि ऐसा मान लिया गया कि ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है, क्योंकि अशोक वाजपेयी गवर्नमेंट के पदाधिकारी थे, IAS थे। आप किस ग्रुप में थे? मैं शरद जी के साथ था। हाँ। निश्चित ही, पर इस तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिक्कत यह है कि ये जो ग्रुप्स बने, ये तो बने, पर इन ग्रुप्स में जो विभाजन था उससे हम लोगों का कोई वैसा रिश्ता नहीं बनता कि अब, क्योंकि शरद जी के साथ बैठते हैं, क्योंकि अशोक वाजपेयी IAS हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कुछ लड़ाई गवर्नमेंट के खिलाफ हो रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो भी बयान दे रहे हैं वो तो देंगे ही। आप आखिरकार एक लेखक की तरह गवर्नमेंट के खिलाफ तो बहुत सारी चीज़ों पे, गवर्नमेंट की कल्चरल पॉलिसी पे हम लोगों ने बहुत बयान दिए। तो ऐसा गलतफहमी पैदा हुई कि ये विरोध जो कि गवर्नमेंट के विरुद्ध किया जा रहा है, उसके क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अशोक वाजपेयी हैं, इसलिए ये अशोक वाजपेयी के विरुद्ध है। समझ, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको साहित्य अकादमी मिला, तमाम सम्मान मिले, उसके बाद पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि राजेश जोशी कई ऐसे आयोजनों में जा रहे हैं जो बहुत ही लोकप्रियता देने वाले हैं, और एक समय पे आप उसी लोकप्रियता से दूर रहते थे। PWA और जलेस में आप रहे बाकायदा, अभी भी हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आप उस तरह के बहुत ही कमर्शियल और बहुत लोकप्रिय आयोजन जो कि दिल्ली में होते हैं, आप अचानक से उनमें जाना, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी? एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई लोकप्रिय कार्यक्रमों से ना तो रुचि रही और ना उस तरह का कोई मैंने हिस्सेदारी भी नहीं की। मैं यूं ही मैं उन लेखकों में से हूं जो सफ़र के मामले में, यानी यात्रा करने के मामले में सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ। यात्रा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक चैनल ने बुलाया, आप गए? हाँ, एक चैनल ने, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक ही ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसने मुझे बुलाया और मैं बहुत दिन तक मना करता रहा कि मैं नहीं आऊँगा। मदन कश्यप क्योंकि हमारे मित्र हैं, लेफ्ट हैं, और मदन कश्यप से इस पे बहस हुई कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मदन कश्यप ने अपने तर्क दिए और उन्होंने कहा कि इस तरह से चीज़ों का विरोध करेंगे तो फेसबुक क्या है, और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे तो जैसे अगर हम फेसबुक का विरोध नहीं कर रहे तो हम किस तरह से चैनल्स का विरोध किस तरह से करेंगे, और चैनल्स का यूज़ किया जाना चाहिए। अब ये ऐसे विरोध, यानी ये ऐसे विवाद हैं जिन पे बहुत लंबी कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि गवर्नमेंट के मंच का उपयोग करना है नहीं करना है, इसका भी, इस पे बड़ा विवाद हुआ। इमरजेंसी में हम लोगों ने विरोध भी किया। हम लोग एक इमरजेंसी में एक आयोजन हुआ साक्षात्कार नाम का, उसमें पार्टिसिपेट भी किए, अशोक वाजपेयी ने किया था। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। रमेश चंद्र शाह जो कि कहीं से भी लेफ्ट नहीं थे, उनने भी विरोध किया। तो ऐसा होता है। तो ऐसी ये कंट्रोवर्सीज ऐसी हैं जिन पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया जा सकता। तो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट कभी भी किसी भी कार्यक्रम के संदर्भ में नहीं रहा, क्योंकि मैं आया ही ट्रेड यूनियन मूवमेंट से था और पॉलिटिकल मूवमेंट से आया था। मैं कोई साहित्यिक मूवमेंट से आया हुआ व्यक्ति नहीं था। मैं इसीलिए मैंने पूछा भी। हाँ, मैं तो पॉलिटिकल मूवमेंट से आया, फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, स्टेट बैंक में मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में स्टेट सेक्रेटरी रहा। मैं तो बहुत उपद्रव किए मैं। तो ऐसा आप लिखते हैं कि बहुत कुछ समेटने की इच्छा में बहुत कुछ छूट जाता है। निश्चय। क्या क्या छूटा और क्या क्या समेट लिया? बहुत छूट तो ऐसा जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए। जैसे एक इच्छा होती है, हर मनुष्य की होती होगी जो भी लिखता है, कि उसे उपन्यास लिखना चाहिए। और ये इच्छा हर किसी राइटर की हो सकती है कि उसे लगता है कि एक उपन्यास तो लिखना ही चाहिए। कविताएं लिख ली, नाटक लिख लिए, कहानी लिख ली,
आलोचना भी लिख ली, निबंध भी लिख लिए, हाँ, उपन्यास रह गया। उपन्यास रह गया। किस्सा कोता लिखा तो लोगों ने कहा कि तुम क्यों इसे ये कह रहे हो कि ये उपन्यास नहीं है, ये तो उपन्यास ही है। हाँ। तो ऐसे बल्कि शशांक ने उसका ब्लर्ब लिखा और उसने कहा कि वो उपन्यास का उपवन है। हाँ। ऐसा कुछ शब्द यूज़ किया। तो अब कुछ लोग उपन्यास मानते हैं उसे। हाँ। मैं नहीं मानता, हालांकि मैं मानता हूँ कि उपन्यास विधा ही अपने आप में डिकी कर गई, यानी नाउ उपन्यास जो होना चाहिए था उपन्यास का वो नहीं है। तो वो एक दूसरी बहस है जिसमें उपन्यास के अंत की बहस चली थी, उपन्यास की मृत्यु हो चुकी है वगैरह वगैरह सारी बहसें हैं। तो उस तरह से मैं नहीं मानता, इसलिए मुझे लगा कि ये टाइम जो है, एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि ये कथेतर साहित्य का समय है, कथेतर लेखन का समय है। और इसलिए इस समय में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ढंग से पढ़ा जा रहा है जो वो कथेतर है, और कथेतर ही वो सजनता देता है जो इस समय के सारे कंट्रोवर्सीज को, इस समय के कंट्रडिक्शंस को, इस समय के जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, इनको समेटने का जो काम किया जा सकता है वो शायद कथेतर से ही किया जाए। तो ये माने कि एक कथेतर आपकी ओर से आने वाला है, कुछ आने वाला है तो बड़ा करना चाहते हैं, करना चाहता हूँ, निश्चित ही करना चाहता हूँ। तो वो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिखा जा सके जो उपन्यास तो कतई नहीं हो, उपन्यास लिखने में मेरी अब कोई रुचि नहीं, कथेतर लिखने में मेरी रुचि है कि कथेतर एक बार ऐसा लिखा जाना चाहिए जो इस समय को समेट सके, इस समय को सचमुच कह सके। चलिए राजेश जी, आप कथेतर लिखें जल्द से जल्द, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सृजनरत रहें। एक कवि की तीसरी नोटबुक जल्द हमारे हाथों में हो और उसको भी पढ़ा जाए। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप संगत में आए, हमसे इतनी लंबी बातचीत की। शुरू किए थे तो शाम हो रही थी, अंत कर रहे हैं तो रात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता पढ़कर करें। अच्छा ठीक है, ये कविता है मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आँखें। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता, कहावतें अर्थ से ज़्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। महाकवि भास लिखते हैं कि कालेन विमान प्रेषितः, काल के द्वारा भेजा हुआ विमान उसको लेने आता है। प्रश्न उठाने की जो प्रवृत्ति है वो कलाकार में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जो अर्थहीन जो ध्वनियाँ हैं, क्या उनसे रस पैदा हो सकता है? नाट्यशास्त्र में ये लिखा है, भरत मुनि ने जो लिखा उसमें कि मृत्यु का रंगमंच पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैंने रतन जी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ। ये जो पथिक का जो आइडिया है, तो आधुनिक पथिक कौन है, किस भाव के वशीभूत होके आप लिख रहे हैं, वहाँ जेंडर तय होता है। उदयन जी तो मेरे गुरु हैं और मित्र भी हैं, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है।